ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? वालेकुम सलाम सर। ठीक। तो कल 3-3 है या 3-4 है? सर 3-3। यहाँ पे कोई 3-4 वाला है या सारे 3-3 वाले हैं? सबका कल ही है? जी सर। और इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू गिव 3-4 एज वेल? क्योंकि कुछ लोगों का 3-4 भी होता है। दो हिस्सों में होता है ना प्रैक्टिकल यूजली। ऑल राइट, चलो भाई। तो माशाल्लाह काफ़ी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो पहले से ही है यार, मैं देख रहा हूँ। एकेडमीज में जो सुपरवाइजर, लैब सुपरवाइजर्स होते हैं। और ओके, फहद, इसका मतलब तुम्हारा 3-4 होगा आई गेस। अपना शेड्यूल चेक कर लेना, स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। बट खैर, मैं ये कह रहा था कि मैंने पहले एक दो लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने को यही बताया था कि आप जैसे किसी भी एकेडमी में अगर प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, और या किसी स्कूल में अगर आपके जो है वो बड़ी लैब है जहाँ पे सेंटर भी होता है, राइट? सो द टीचर्स हु टीच प्रैक्टिकल स्किल्स, जो लैब सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस, जो आप पास पेपर्स जिन वेबसाइट पर डाउनलोड करते हो, वहाँ पे सीआई के नाम से भी एक फाइल होती है, कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर पेपर 3। वो पेपर से पहले जाहिर सी बात है कैम्ब्रिज प्रिपेयर करके तो लैब सुपरवाइजर को भेजती है। और उसका मकसद ये होता है कि वो जाहिर सी बात है जो अपरेटस की रिक्वायरमेंट है, उस अपरेटस को वो सेटअप कर सकें आपके लिए। एंड ऑल्सो दे परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट देमसेल्फ एज, पेपर से एक दिन पहले वो खुद भी पूरा एक्सपेरिमेंट करके रखते हैं, ताकि कैम्ब्रिज को वो बता सकें कि भाई हमारे अपरेटस से जो रेंज ऑफ रीडिंग्स आ रही हैं, जैसे आपका सेंटर है फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, कराची में पीएफ चैप्टर है। आई डोंट हैव देम, बट यू कैन फाइंड देम फॉर एनी। नहीं, मेरे पास तो नहीं है बेटा। इस साल की मेरे पास कैसे हो सकती है? वो तो भी कॉन्फिडेंशियल है ना, उसका मतलब भी कॉन्फिडेंशियल है, तो वो लैब सुपरवाइजर्स को ही मिलती हैं आई गेस। एंड ऑब्वियसली उनसे चीज़ें साइन वाइन करवाई जाती हैं कि आपने किसी से शेयर नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द थिंग इज दैट दे डोंट शेयर इट लाइक एक्सप्लिसिटली विद एवरीवन कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये लोग कॉपी पेस्ट कर लो और फोटो कॉपियाँ करा के सबको दे दी। बट वो बातों बातों में, हिंट्स हिंट्स में अपने स्टूडेंट्स को गाइड थोड़ा कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों को कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है कि भाई पहला एक्सपेरिमेंट ऑसिलेशंस का आएगा और दूसरा वाला आएगा वो जिसमें एंगल मेजर करना है, प्रोट्रैक्टर वाला वो आएगा। तो ब्ला 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 इस किस्म की जो है वो आपको हिंट्स वगैरह मिल जाती हैं। नाउ यू डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आई गेस होता ही है बच्चों को। अपने टाइम पे जब मैंने ए लेवल्स दिया था तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह की भी कोई चीज़ होती है। मैं तो बस चुप करके जाके अपना पेपर दिया था। बट एनीवेज, द थिंग इज कि चलो थोड़ा बहुत आपको पता चल गया तो सही है। बट द थिंग इज कि बाकी जो आपकी वर्किंग है, अ, बता दो बेटा। अगर एग्जैक्ट बता दें तो ठीक है, अच्छी बात है दाऊद। आपको अगर एग्जैक्ट बता दें तो भी सही है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि पूरा उस पर 100% ट्रस्ट मत करना। ठीक है, हो सकता है बता दें, हो सकता है बिल्कुल एक्यूरेट हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा 100% उस पर मत जाना। अपनी जो प्रैक्टिकल का जो पेपर अटेम्प्ट करने की जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको सबको याद रखना है। ये ना हो कि बस इसी पे चले जाओ कि भाई पूरा पेपर जो है वो मुझे मिल जाएगा और मैं पहले से एक रात पहले करके चले जाऊंगा। मेरा तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार आया था। अच्छा। अब मैंने केमिस्ट्री में ए लिया था, फिजिक्स में स्टार लिया था, मैथ्स में स्टार लिया था। ये बस मेरे यही 3 सब्जेक्ट्स थे। खैर, अब हम बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल्स। मैंने 2013 में, मेरा 2011 से शुरू हुआ था, मतलब 2012 में मैंने एएस दिया था, 2013 में मैंने ए टू दिया था। चलो, अब हम बात करते हैं जी प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में कि क्या पेपर पैटर्न है, क्या ब्रेकडाउन है। और आई होप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा यहाँ पे जिसने अभी तक लैब की शक्ल ही ना देखी। और अली, तुम प्राइवेट हो लेकिन, मैं हूँ सर। तुमने एकेडमी के लिए ज्वाइन किया था, वो प्रैक्टिकल के लिए नहीं सर। क्या बोल रहे हो, यस या नो? यस कह रहे हो या नो कह नहीं रहे सर, हो? मैंने नहीं किया। तो यार ये बात तो वैसे सही नहीं लग रही मुझे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस को एक दफ़ा भी प्रैक्टिस किया फिर कैसे परफॉर्म करोगे? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट एनीवेज, यहाँ पे जो चीज़ें अब हैं उनको देख लेते हैं। जो जो टिप्स मुझे याद हैं, जो जो चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ, वो देता हूँ अपनी तरफ से। सर आ, वो लैब सुपरवाइजर हेल्प करते हैं आके देने में।
लैब सुपरवाइजर क्या करते हैं? सर वो खुद अप्रेंटिस सेट करके देते हैं और हेल्प करते हैं। पेपर के दौरान बोल रहे हो? जी सर। बेटा उसके लिए वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑफिशियल कैम्ब्रिज के उसमें इंस्ट्रक्शन है, वो मैं तो बता देता हूँ। अभी सारी चीज़ें उसमें मैंने डिस्कस करनी है, बस मैं शुरू करता हूँ। मेरी स्क्रीन दोबारा से गायब हो गई है। हाँ, मतलब इस तरह हेल्प नहीं करते कि तुम्हें पूरा करके दे देंगे। आई थिंक आप लोगों को माइक्रोमीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, कुछ एपरेटर्स हैं जो चीज़ें खुद यूज़ करनी आनी चाहिए। सेट करने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, रीडिंग लेने में हेल्प नहीं करते। जो मुझे पता है और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मुझे कैम्ब्रिज की तरफ से जो मैंने उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सारी सिचुएशन क्या है, आपका जो पेपर होता है, जल्दी जल्दी से बस नॉर्मल नॉर्मल बातें पहले जल्दी से करेंगे। आपका जो पेपर है वो है पेपर 3, इसे पेपर 3-3 भी कहते हैं, पेपर 3-4 भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक मिनट रुक जाओ। तो इसे पेपर 3-3 भी कहते हैं, 3-4 भी कहते हैं। और इसके अंदर ये 3 स्किल्स होते हैं आपके, चेक होते हैं: मैनिपुलेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें आप बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हो और डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो। यहाँ पे स्किल में आपने डेटा को, अपनी जो रीडिंग्स होती है उनको प्रेजेंट करना होता है। और एनालिसिस, कंक्लूजन और एवेल्युएशन, ये 3 स्किल्स हैं बेसिकली आपके, जो 2 क्वेश्चंस के अक्रॉस चेक हो रहे होते हैं। आपका जो पेपर है उसमें 2 सवाल होते हैं, दोनों क्वेश्चंस के लिए आपको 1-1 घंटा मिलता है, और दोनों क्वेश्चंस 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 2 आवर्स का पेपर, 40 मार्क्स का पेपर, बट फॉर ईच एक्सपेरिमेंट यू विल गेट एग्जैक्टली 1 आवर। ये नहीं होगा कि आप पहले कर लोगे तो दूसरा आपको जल्दी मिल जाए। आपको बस 1 घंटा ही होगा। आपको 2 क्वेश्चन जो मिलेंगे उसके लिए कोई थ्योरी की नॉलेज आपको नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ, बट बेसिक यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए, यूनिट्स कैसे देखते हैं, अनसर्टनिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी होनी चाहिए। ये है आपका क्वेश्चन 1 का मार्क्स का ब्रेकडाउन स्किल्स के अक्रॉस। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स वगैरह लेने के, उसके अंदर सक्सेसफुल कलेक्शन ऑफ डाटा और क्वालिटी ऑफ डाटा का 1 मार्क होता है, तो फिर मिला के 7 मार्क का रफली ये बनता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें आप टेबल बनाते हो, फिर डेटा को रिकॉर्ड करते हो, सब चीजें करते हो, ग्राफ बनाते हो, ये 6 मार्क का। एनालिसिस, कंक्लूजन और एवेल्यूशन, जिसमें आप ग्राफ को, ग्रेडियंट ग्राफ का इंटरसेप्ट और उससे फिर जो कोई कांस्टेंट निकालते हो, ये 4 मार्क। अब ये सब मिला के टोटल 17 मार्क्स बन रहे हैं। तो बाकी के 3 कहाँ गए? जो बाकी के 3 मार्क हैं, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दिस ग्रिड। एंड हो सकता है ये कभी 5 मार्क का हो जाए, हो सकता है ये कभी 7 मार्क का हो जाए, या 8 मार्क का हो जाए, हो सकता है कभी ये 9 मार्क का और ये 6 का ही हो। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होकर टोटल 20 हो जाते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर जो है वो वही मैनिपुलेशन, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन वाले स्किल्स होते हैं। इसमें भी आपने डेटा कलेक्ट करना होता है, लेकिन इसमें कम डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसलिए आपके यहाँ पे मार्क्स कम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कम मार्क्स होते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा अगेन, क्योंकि सर आपने वहां पे 6 सेट्स ऑफ रीडिंग लेनी होती है, तो इस चीज के ज्यादा मार्क्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 सेट्स ऑफ रीडिंग लेनी होती है, तो इस चीज के कम मार्क्स हैं। एनालिसिस, कंक्लूजन और इवेल्युएशन, तो इसमें आपने अनसर्टेनिटीज निकालनी है, कंक्लूजन खुद से ड्रॉ करनी है, ठीक है, परसेंटेज डिफरेंस निकाल के और परसेंटेज अनसर्टेनिटी से उसको क्या कहते हैं, कंपेयर करके। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को खुद एस्टिमेट करना है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करना पड़ता है अपने अंदाजे से, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसे आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा पार्ट 4 मार्क का प्लस 4 मार्क का 8 मार्क का ये वाला पार्ट होता है। आइडेंटिफाई 4 लिमिटेशंस एंड कॉजेज ऑफ सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो 4 प्रॉब्लम्स आप एक्सपेरिमेंट में बता रहे होते हैं, लेकिन उसको हमने एग्जैक्ट मेंशन करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी में प्रॉब्लम है और किस वजह से आ रहा है वो प्रॉब्लम, और फिर उसी से रिलेटेड आपने इंप्रूवमेंट यहाँ पे देनी होती है। अगेन ये टोटल मिला के 20 नहीं बन रहे, तो यहाँ से 3 मार्क जो है वो इधर 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 ऐड हो सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं पेपर 3 के अंदर। ये जो जितने भी आपके स्किल्स हैं उसके अंदर मेन कैम्ब्रिज ने क्या आपको वो दी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस। कैम्ब्रिज ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई ऑफिशियल, वो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपका, ठीक है। कि यार इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, कभी कभार बच्चों के ध्यान में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितने लेने हैं, यूं कैसे करना है। कैम्ब्रिज की इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपके सामने खोली में मैंने, ये ऑफिशियल कैम्ब्रिज की सिलेबस फाइल है। इसमें उन्होंने काफी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, लेकिन बात सारी ये है कि उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें बहुत बेसिक हैं। तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रख ली हैं, उनको हम गो थ्रू करेंगे थोड़ा डिटेल में। बाकी चीजें जल्दी जल्दी जो है ना, जिसमें कोई सवाल ना हो तो फिर मैं आगे चलता जाऊंगा। अब आप ये मेरे साथ साथ जरा देखो। साथ साथ एक स्पेसिमेन पेपर है। स्पेसिमेन पेपर मैंने इसलिए खोल लिया कि जब कोई बात मुझे शो करके दिखानी हो,
स्पेसिमेन पेपर में पुराने पास पेपर के ही क्वेश्चंस होते हैं बाय द वे। तो कोई चीज़ जब मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करनी हो पेपर के थ्रू तो मैं यहाँ एज एन एग्जांपल लेके उसका वो पार्ट खोल के वहां से डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा, ठीक है। और थर्डली आई हैव अनदर गाइड विच आई कैन सेंड ऑन व्हाट्सएप। ये गाइड मैंने नहीं बनाई, किसी और टीचर ने बहुत पहले कभी बनाई थी, मुझे उनसे मिली थी। बट इस गाइड में काफ़ी वही तकरीबन वही कैम्ब्रिज की ही इंस्ट्रक्शंस रिपीट हो रही हैं। बट यस, जहाँ पे कैम्ब्रिज ने ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, वो यहाँ पे कुछ डिटेल में बातें लिखी हुई हैं, तो वो भी डिस्कस हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन। जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो आपको डेट एपरेटस को सेटअप करना आना चाहिए विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द सुपरवाइजर। अब इसके अंदर इससे रिलेटेड बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पहले खुद ही पढ़ लो। इसमें लिखा हुआ है सम कैंडिडेट्स विल बी अनेबल टू सेटअप देयर एपरेटस। देखो रीडिंग लेने की बात नहीं हो रही, क्या हो रहा है, एपरेटस सेटअप करने में अगर उनको मुश्किल हो रही है तो वो असिस्टेंस मांग सकते हैं अपने सुपरवाइजर से। सुपरवाइजर को क्लियर इंस्ट्रक्शंस होंगी कि वो किस हद तक आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप माइनर हेल्प मांग रहे हो, मतलब फॉर एग्जांपल पार्ट ऑफ द एपरेटस आपको समझ नहीं आ रहा और वो आपको हेल्प करते हैं, तो आपका 1 मार्क माइनस होता है, वो नोट डाउन कर लेता है। अगर आप मेजर हेल्प मांग रहे हो तो फिर आपके 2 मार्क्स माइनस होते हैं। ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं। अब कोई सुपरवाइजर पर्सनली क्या कर रहा है किसी लैब में, ये मुझे नहीं पता। आपके सेंटर में कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ठीक है। तो वो फिर जाहिर सी बात है, हर बंदे का अलग अलग उसकी लक हो सकती है, वट एवर, आई डोंट नो, ठीक है। तो भाई ये जो है वो हेल्प किस चीज की है, एपरेटस को सेटअप करने में हेल्प है। अनस अभी मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आंसर करता हूँ, पहले जरा बच्चों के क्वेश्चंस आए मैं देखता हूँ, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मैं आंसर करना चाह रहा हूँ मैं करता हूँ, बट पहले जरा थोड़ी बहुत इसको गो थ्रू कर लें। सो असिस्टेंट से रिलेटेड पता चल गया, लेकिन ये एपरेटस सेटअप करने में हेल्प है, रीडिंग लेने में हेल्प। जैसे कि आपने वायर का डायमीटर मेजर करना है, अब माइक्रोमीटर से मेजर करना है, माइक्रोमीटर यूज करना आपको सुपरवाइजर उसको अलाउ नहीं है, ऑफिशियली तो अलाउ नहीं है कि वो आपकी हेल्प कर सके। आपको एपरेटस सेटअप करना उसे बता दिया, लेकिन अब आपने एक सर्किट, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट आता है, आप कह रहे हो नहीं आता, लेकिन नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है चलो आ जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उसमें एमीटर लगा हुआ है, आपने करंट की रीडिंग लेनी है, एमीटर से जो रीडिंग लेनी है वो आपने लेनी है। उसको कैसे पैरेलल में या सीरीज में किस तरह उसके कनेक्शंस जो है वो आपने लगा के उसकी रीडिंग कैसे लेनी है, आपका काम है। ये आपको जाहिर सी बात है कि सुपरवाइजर को अलाउ नहीं है कि वो आपको बता सके, ठीक है। मीटर रूल कैसे यूज करना है, कैलिपर कैसे यूज करने हैं, मेजरिंग सिलेंडर कैसे यूज करना है, बीकर कैसे यूज करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोटेक्टर कैसे यूज करना है, रीडिंग लेना आपको आनी चाहिए, रीडिंग को आपको आपको लिख के नहीं देगा, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब जरा आगे चलते हैं। इफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इन कैलिब्रेटेड जीरो एरर हेल्प कैन बी टेकन। हाँ, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट में कोई मसला लग रहा हो तो आप अपने सुपरवाइजर से पूछ सकते हो कि भाई इसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो आपको बता दें। अगर वो बोले कोई नहीं है इशू, तो फिर आप उसकी बात मान लो, फिर अपने हिसाब से रीडिंग लो। अच्छा जी, फिर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जो भी कह रहे हैं स्टेप्स आप फॉलो करें। ऑपरेटर को सेटअप करने के बाद स्टेप्स फॉलो करें, और फिर उसके बाद आपने स्टेप्स फॉलो करने के बाद कोई रीडिंग आ रही होगी किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो डेटा जो है वो आपने एपरेटस के थ्रू आपने वो रीडिंग लेनी है। तो जहां जहां रीडिंग रिपीट करने की जरूरत पड़े ना, जहाँ पे बोला वहाँ ठीक है, जहाँ ना बोला हो लेकिन रीडिंग रिपीट करने की जरूरत पड़े वहाँ वो करनी पड़ेगी। जैसे ऑसिलेशंस में आपको पता है कि आप एक ऑसिलेशन की रीडिंग नहीं लेते हो, आप 10+ ऑसिलेशंस लेते हो, 10 ऑसिलेशंस, 15 ऑसिलेशंस, 20 ऑसिलेशंस लेते हो, फिर उसको डिवाइड करके उससे पीरियड निकालते हो, ठीक है। तो कॉमन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कौन कौन सा एपरेटस है जो आपको यूज करना आना चाहिए, कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस। लिमिटेशंस में पैरेलक्स एरर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, यू कांट जस्ट राइट पैरेलक्स एरर एंड बी डन विद इट। आपको ऑब्वियसली पूरा एक्सप्लेन करना है कि पैरेलक्स एरर क्यों आ रहा है और उसकी वजह से कौन से वेरिएबल में एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है, और फिर उस पैरेलक्स एरर को कैसे फिक्स करना है वो आप इम्प्रूवमेंट में बताओगे। बट पैरेलक्स एरर किस वजह से आ रहा है ये बताना पड़ेगा, ठीक है। कि मैं अपना हेड सही जगह पे पोजीशन क्यों नहीं कर सकता, कोई एंगल खराब है, कोई इस तरह का मसला है। ओके, अगर आपको सर्किट सेटअप नहीं करना आ रहा हो अभी, तो आप ये सेटअप ऑपरेटर सेटअप करने के पार्ट में आता है, तो वो आपको करके दे सकते हैं, 2 मार्क्स आपके जो है वो टेक्निकली वहां से काट सकते हैं, ठीक है। अगर वो आगे कैम्ब्रिज को इन्फॉर्म करते हैं तो 2 मार्क्स आपके उसके कट सकते हैं। और वोल्टमीटर एमीटर की रीडिंग में फ्लक्चुएशंस हो तो आप जो फ्लक्चुएशन लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट कर रहा होता है तो उसकी बीच वाली रीडिंग ले लेते हो आप, सिंपल सी बात है। जैसे लेट सपोज रीडिंग आ रही है इस तरह 2.54
और 2.56 के बीच में रीडिंग फ्लक्चुएट कर रही है, तो 2.55 रीडिंग ले लो। ये फ्लक्चुएशन जो है उसका बस सिंपल सा हल ही है। अब आज उधर आगे चले, बात क्या हो रही थी बेटा? ये हो रही थी कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से तुम्हें बेसिकली यूज करने आने चाहिए। ये पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके जो रूलर्स होते हैं वो हो गए, प्रोटेक्टर्स हो गए, टॉप पेन बैलेंस हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, एनालॉग और डिजिटल मीटर्स हो गए जिसमें आपके मल्टीमीटर्स, वोल्ट मीटर्स, एमीटर्स आ गए, मेजरिंग सिलेंडर्स हो गए, कैलिपर वो यहाँ पे कह रहे हैं, कैलिपर जो है वो कह रहे हैं कि भाई डिजिट वर्नियर कैलिपर भी हो सकता है, डिजिटल वाला भी हो सकता है, आपको यूज करना आना चाहिए। माइक्रोमीटर यूज करना आना चाहिए, थर्मोमीटर यूज करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो एटलीस्ट बेसिक है जो आपको यूज करनी आनी चाहिए। जिसको मसला हो रहा है अभी भी आखिरी दिन, तो भाई जरा यूट्यूब खोल के और गूगल कर लो हाउ टू यूज दिस, हाउ टू यूज दैट। हो सकता है आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, यार जब मेरे सामने आएगी ये चीज और मुझे यूज करनी पड़ेगी तो मैं कर लूंगा। माइक्रोमीटर को कैसे यूज करना है उसके लिए मैं आपको थोड़े से नोट्स वगैरह भेज दूंगा, ओ लेवल के नोट्स में वो पार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर तो क्योंकि अब ओ लेवल में भी नहीं पढ़ाते, तो मैं यूट्यूब की वीडियो की कोई लिंक आप निकाल के देख सकते हो, वरना मैं निकाल के भेज दूंगा। अच्छा, यूज अ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच भी तो है, टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम बाय टाइमिंग एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑसिलेशंस। तो अगर आपका एक पेंडुलम है, उसकी ऑसिलेशंस आपको मेजर करनी है, पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, तो आप उसकी एक ऑसिलेशन के लिए स्टॉप वॉच से मेजरमेंट नहीं करते, यू लेट इट ऑसिलेटेड फॉर 10 or 15 or 20 oscillations, but not too many, not 25, not 30, because फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, पीरियड चेंज होना शुरू हो जाता है। सो लेस 10 से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 25-30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 से 20 के बीच में अप्रोप्रिएट है, ठीक है। यूज बोथ एनालॉग स्केल्स एंड डिजिटल डिस्प्लेस। ठीक है जी, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं सर उसका फिर क्वालिटी। सर एवरेज ले लेना किसका? वो ऑसिलेशंस आप में। जैसे 20 ऑसिलेशंस का टाइम लिया, तो एक ऑसिलेशन का टाइम क्या होगा, वो जो टाइम आया वो डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, है ना? ऐसे ही है ना? ओके सर। 20 ऑसिलेशंस का टाइम आपने मेजर किया अपनी स्टॉप वॉच से, तो डिवाइड बाय 20 किया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आंसर आएगा वो उससे डिवाइड करके आ जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। अब आ जाते हैं बात करने क्वालिटी ऑफ डेटा पे। क्वालिटी ऑफ डेटा क्वेश्चन 1 में कैसे चेक होती है? क्वेश्चन 1 में क्वालिटी ऑफ डेटा ऐसे चेक होती है बेटा, कि आप जो अपना ग्राफ बनाते हो उसके अंदर जो पॉइंट्स का स्कैटर होता है वो आपकी लाइन से कितना दूर है, ठीक है। तो अगर लाइन पॉइंट्स बहुत दूर दूर है तो क्वालिटी का मार्क्स जो है वो रिमूव करने के कर सकते हैं वो, ठीक है। लेकिन उन्हें भी पता होता है कि एपरेटस हमने कैसा दिया, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और उससे कैसा कितना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं रीडिंग को आ सकती है। अभी ग्राफ पे पहुंचते हैं तो स्केल लेने की बात भी करते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो है वो पॉइंट्स बहुत क्लोज टू लाइन बन रहे हैं, अच्छा कम स्कैटर है, तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ डेटा अच्छी है, आपको इसका 1 मार्क मिल जाएगा। क्वालिटी ऑफ डेटा के ऊपर उन्होंने लिखा है कि इट कैन बी based on the scatter of points, but it can sometimes also be compared with the information supplied by the supervisor and the information that is known to the examiner। तो क्योंकि सुपरवाइजर एक दिन पहले एक्सपेरिमेंट खुद परफॉर्म करेगा, तो उसके पास अपनी सेट्स ऑफ रीडिंग भी होंगी, आपकी रीडिंग उससे भी कंपेयर की जा सकती है कि आपकी उससे बहुत डिफरेंट आ रही है या सेम आ रही है। अगर आपकी उससे बहुत डिफरेंट आ रही है तो क्वालिटी ऑफ डाटा का मार्क वहां भी रिमूव हो सकता है। और क्या कहते हैं, आपको अगर आपकी रीडिंग उससे अच्छी उसी रेंज में आ रही है तो आपको जाहिर सी बात मार्क्स मिल जाएगा। एक और चीज होती है रेंज ऑफ रीडिंग्स। क्वेश्चन 1 के अंदर रेंज ऑफ रीडिंग्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो दिया जा रहा है, तो उसके अंदर जो भी आपको आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर आपने उसकी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो बनती है वो आप लो। जैसे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जरा आप कुछ बातें जो हमने डिस्कस की इसको देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो वो कह रहे हैं कि यार इस पेपर क्लिप की लेंथ मेजर कर दो। अभी एक तकरीबन हर बंदे ने मेरे ख्याल से ये किया हुआ होगा, ये वाला प्रैक्टिकल आई गेस। आई थिंक हर बच्चे ने तकरीबन ये वाला तो लाजमी किया होता है, पेपर क्लिप से जो पेंडुलम बनाया होता है। खैर एल बनाया, लेट सपोज 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, इसको अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट प्रिसीजन पे लिखना है। अगर आप इसको मीटर रूल से मेजर कर रहे हो तो आप इसको 3.0 सेंटीमीटर लिखोगे या 30 mm लिखोगे, बट यू कांट बी लाइक यार ये 3.00 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, यू कांट डू दैट, राइट? नॉट विद अ मीटर रूल, यू कांट डू दैट। अच्छा, अब ये पेपर क्लिप्स को लगा के एक पेंडुलम बना लिया। अब वो कह रहे हैं जी नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द वुडन रॉड आर एन पेपर क्लिप्स। एन को आपने चेंज करना है, आप इस वुडन रॉड को ऊपर करोगे तो एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप इस वुडन रॉड को नीचे करोगे तो एन की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इस पूरे जो पेंडुलम है इसके अंदर टोटल कितनी पेपर क्लिप्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
टोटल 15 पेपर क्लिप्स हैं इसके अंदर। मतलब आपकी वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकती है। ठीक है, खैर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम में ये लिखा है कि बच्चे की जो एन की रेंज है, जब वो 6 सेट्स ऑफ रीडिंग लेगा, तो उसकी जो एन की रेंज इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि एन की रेंज 9 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपकी एन की सबसे छोटी वैल्यू लेट सपोज 3 है, तो आपकी एन की जो फिर सबसे बड़ी वैल्यू हो वो कम से कम 12 होनी चाहिए। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो ये नहीं हो सकता कि आप एन की वैल्यू जो है वो इस तरह लो, बस N1 2 3 4 5 6 ये करके आप फारिग हो गए, आपने 11 6 डिफरेंट रीडिंग ले ली, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है। आपने इसका मतलब अपनी रॉड लोएस्ट यहाँ पे रखी है और हाईएस्ट आप अपनी रॉड यहाँ तक लेके गए हो, तो ये वाली जगह कौन टेस्ट करेगा? तो आपको जो रेंज है, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट देयर इज ऑब्वियसली दिस with every different setup of the experiment this applies differently, बट ये जो रेंज ऑफ रीडिंग्स है जितनी लार्जेस्ट पॉसिबल हो वो आपको लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रेंज का मार्क होता है कंपलसरी, इस पर कोई दो राय नहीं है, 100% ये बात आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर क्लिप्स सर जो ये है, क्लिप्स ही काउंट करनी है? क्लिप्स इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द रॉड शुड बी 6। पहले उन्होंने कहा पहले 6 से स्टार्ट करें, उसके बाद 6 डिफरेंट सेट। अब एन की वैल्यू को आप वो कह रहे हैं चेंज करें, एन की वैल्यू को चेंज करें, एन की वैल्यू को चेंज करने के बाद जो है वो पीरियड निकालें पेंडुलम का, और वो जो एन की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं, वो एन की वैल्यू आप मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं और मिनिमम कितनी रख सकते हैं, उसकी रेंज जो है वो कम से कम 9 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कम से कम वैल्यू 2 है तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 11 या उससे ऊपर होगी, कम से कम वैल्यू अगर 4 है तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कम से कम 13 होगी। तो ये जो रॉड, ये जो वुडन रॉड मैंने नीचे या ऊपर मूव करनी है ताकि नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द रॉड चेंज हो, उसकी जो रीडिंग है वो हमें, उसकी जो रेंज है वो सही सेट करनी। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। अच्छा जी, रेंज वाली बात समझ में आ गई, क्वालिटी वाली बात भी समझ में आ गई। ठीक है जी, रेंज वाली बात भी हो गई, स्कैटर वाली बात भी हो गई, और सुपरवाइजर की रीडिंग वाली बात भी हो गई। सर सारी रीडिंग्स हम मीटर में लिख सकते हैं, लाइक 3.0 मीटर। बेटा अगर मीटर में लिख रहे हो तो फिर उसके हिसाब से उसके डेसिमल प्लेसेस भी चेंज होंगे। अब मीटर रूल के अंदर अगर आप मीटर रूल से रीडिंग ले रहे हो, उसके अंदर जो उसकी प्रिसीजन होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो सेंटीमीटर में वो आप 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसीजन तक लिखते हो, और मीटर रूल के अंदर आप 0.001 मीटर की प्रिसीजन तक लिखते हो। अभी तो अगर आप टू द नियरेस्ट 0.001 मीटर तक फिर उसकी प्रिसीजन होती है। तो सपोज करो अगर आपकी रीडिंग आई 325 सेंटीमीटर आपकी रीडिंग आई है, 25.2 आई है फॉर एग्जाम्पल, 25.2 सेंटीमीटर। अब आइदर यू कैन राइट दिस, either you can write it as 252 millimeters, or you can write this in meters like this. अब ये एक ही इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली, ये सेम प्रिसीजन है, ये सेम प्रिसीजन है, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में आपके पास लिखने की चॉइस होती है, अनलेस उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ और यूनिट उन्होंने खुद ही मेंशन किया हुआ। ठीक है, चलो आगे चले। अब ये डेटा जीरो को पॉइंट टू फाइव टू जीरो नहीं हो सकता? कैसे, कैसे आप ये वाला जीरो अगर खा जाओ, अगर इस वाले डिजिट को खा जाओगे सही तो आप क्वेश्चन। बेसिकली ये 0.2 को आप निकाल रहे हो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो सेम रहने चाहिए। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। प्रिसीजन सारी की सारी प्रिसीजन की कहानी रिलेटेड है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप चेंज कर देंगे, इसका मतलब आपने प्रिसीजन बढ़ा दिया या कम कर दिया। सो ये 0.250 नहीं होगा, ये 0.252 ही होगा। देखो सिंपल सिंपल एज इट इज, जो सेंटीमीटर में रीडिंग आ रही है और तुम उसे मीटर में लिखना चाह रहे हो, तो उसे वही एग्जैक्ट एज इट इज जो है उसे कन्वर्ट करो मीटर्स के अंदर, उसके अंदर कोई राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये आ गई कि आपने अपना टेबल जो है वो बनाना है। टेबल के लिए आपको ब्लैंक स्पेस दी हुई होती है, आपने रोज और कॉलम्स बना के अब 6 सेट्स ऑफ रीडिंग लेनी होती है क्वेश्चन 1 के अंदर, और उसके अंदर आपको जो टेबल अपना बनाना होता है उस 6 सेट्स ऑफ रीडिंग के अंदर आपने अपनी सारी रीडिंग्स को मेंशन करना होता है। सारा पॉसिबल डेटा आप जो है वो डेटा टेबल में डालते हो, और उसके अंदर जो है वो आप टेबल अपना पहले से बना लेते हो रीडिंग्स लेने से पहले, ताकि आप जल्दी उसमें रीडिंग डाल सको। और पहले आप, ऐसा ना हो कि आप रफली ब्लैंक जगह पे रैंडमली रीडिंग्स लिख रहे हो फिर बाद में उसको टेबल में कॉपी कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा। सो मेक द टेबल फर्स्ट and then start taking your readings so you can neatly copy them in your table। और रीडिंग पहले पेंसिल से लिखो, ताकि पेंसिल से ही लिख सकते हैं वैसे, बाद में बेशक पेन से लिखनी हो तो लिख देना टाइम हो तो, बट पेंसिल से पहले लिखो ताकि एटलीस्ट जो है वो कोई गलती हो या रीडिंग आप चेंज करना चाहो तो कर सको।
अच्छा, अब टेबल के अंदर ख्याल रखना होता है कि आप उसके अंदर किस किस चीज के कॉलम्स इंक्लूड करोगे। जो रॉ डेटा है उसके भी कॉलम्स इंक्लूड करने हैं, और जो उससे वैल्यूज कैलकुलेट होंगी उसके भी कॉलम्स इंक्लूड करने हैं। इस बात का क्या मतलब है, स्पेसिमेन पेपर से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने करना ये था कि सस्पेंड द नेल फ्रॉम द चेन, एन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, पहले 6 रखनी थी, बाद में उसको चेंज करना था। उसके बाद करना था कि आपने क्या करना है कि अपने स्फेयर को पुल करना है एक तरफ और फिर उसको ऑसिलेट होने देना है। स्फेयर ऑसिलेट होगा, उसका पीरियड निकाल लेना है। लेकिन आप जब पीरियड निकालते हो तो कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप निकालते हो स्मॉल टी। स्मॉल टी है, सपोज कर लो टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, ठीक है जी। टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन है, और ये आ रहा है जी लेट सपोज 21.2 सेकेंड्स। अब इससे आप जो है वो, एक तरीका तो ये तो कहते हैं कि इसको भी आप 2 दफा रिपीट करें। एक तरीका ये है कि आप इसको भी 2 दफा रिपीट करें, मतलब इसको T1 बोल लें, फिर एक दफा दोबारा टाइम निकालें 20, दोबारा से सेम एन की वैल्यू के साथ आप दोबारा से क्या करें, 20 ऑसिलेशंस की जो है वो रीडिंग ले लें, और लेट सपोज इस बार आपकी आ रही है 21.5 सेकेंड। अब इससे आप निकालें टी एवरेज, मतलब इन दोनों की एवरेज लें जिसमें आप T1 प्लस T2 अपॉन 2 कर रहे हैं। टी एवरेज आएगी आपकी किस तरह आएगी, टी एवरेज किस तरह आएगी, जल्दी जल्दी से इसको निकालते हैं। 21.5 प्लस 21.2 और फिर डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपने जो 20 ऑसिलेशंस की सेम लेंथ के साथ एन की वैल्यू भी चेंज नहीं की, ये इतनी रखी है, इसके अंदर ही 2 दफा 20 ऑसिलेशंस की रीडिंग ले रहा हूँ रेपिटेशन, ताकि रैंडम एरर रिड्यूस हो गया, और 21.35 आ रहा है, 21.35 आ रहा है आपका टी एवरेज। लेकिन इसके अंदर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ा नहीं सकते, तो आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। एक बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 4 ही रखो, बेहतर ये बराबर रखो। ये आपका टी एवरेज आ गया। अब असल कहानी टी कैसे आएगा, क्योंकि आपने 20 ऑसिलेशन ली थी, तो टी वुड बी टी एवरेज अपॉन 20। तो इससे आपके पास 21.4 डिवाइडेड बाई 20 आपने किया, आपके पास आंसर आ रहा है जी 1.07। तो यहाँ पे आपने लिखा 1.07 सेकेंड्स। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि टेबल में आपने ये रॉ वैल्यूज कितनी कैलकुलेट की, ये वाली रॉ वैल्यू ली, ये वाली रॉ वैल्यू ली, फिर इन दोनों से ये वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट की, और फिर उससे आपने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट की, और यहाँ पे आंसर लिखा। अब टेबल के अंदर ये सारा वर्किंग भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने आपको कहा जब आप टेबल बनाएंगे तो टेबल के अंदर अंडर रूट एन की वैल्यू भी इंक्लूड करें टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके अंदर आपका टेबल कुछ इस तरह का बनने वाला है। इसका मतलब पहला कॉलम जो होगा, पहला कॉलम जो होगा उसमें आप कुछ बच्चे सीरियल नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे सीरियल नंबर लिख लेते हैं कि रीडिंग नंबर 1 है, रीडिंग नंबर 2 है, या आपकी मर्जी है इंक्लूड करो या ना इंक्लूड करो, इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला कॉलम जो है असल में है एन का, एन। अब एन इज जस्ट द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, ठीक है। कभी बेटा ये टेबल के मार्क्स थोड़े बहुत आगे पीछे वेरी करते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी टेंशन मत लो। नंबर ऑफ मार्क्स की इतनी टेंशन मत लो, अपने स्टेप्स की फिक्र करो, वो सेम ही रहेंगे। अच्छा जी, एन की वैल्यू इंक्लूड करनी है। ये एन है नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स बिलो द रॉड। अब वो आपको मैंने कहा था उसकी रेंज आपने जो भी रखनी है, वो आपने रेंज यहाँ पे सिलेक्ट की कि भाई एन की वैल्यू आप जो है वो लेट सपोज कम से कम जो है रखते हो 3। तो और आज ज्यादा से ज्यादा आपने वैल्यू रखने का सोचा कि मैं रखूंगा कितनी, 3 + 9 12 कर दिया। चलो आपने कहा आप 12 रखोगे, तो अब बाकी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। रेंज सिलेक्ट कर लिया आपने, 3 के बाद आप लेट सपोज 5 रख लो, 7 रख लो, 9 रख लो, और यहाँ पे 10 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है। कभी कभार पॉसिबल होता है कि आप जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड रीडिंग लो, कभी कभार नहीं होता पॉसिबल। यहाँ पे आप इक्वली स्पेस्ड रीडिंग ले सकते हो, बाय द वे इट्स इंटायरली पॉसिबल। आप इसको 11 कर दो और नीचे वाले को 13 कर दो, 2 के गैप से आपने सारी रीडिंग ले ली। अब एक मजे की बात, वो जो आपने पिछले पार्ट में रीडिंग ली थी जिसमें n इज इक्वल टू 6 रखा था, क्या यहाँ पे आपको जरूरी है कि वो आप टेबल में इंक्लूड करो? कोई जरूरी नहीं है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप 6 रीडिंग अलग से ना लो, ठीक है, और आप जो वो 6 यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है इनमें से आप कोई हटाओगे, आपने 6 सेट्स ऑफ रीडिंग लेनी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो आप वो वाला 6 यहाँ पे इंक्लूड करना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है वो रीडिंग अच्छी आई है तो उसको आप इंक्लूड कर लो। नहीं चाह रहे और आप चाह रहे हो कि मेरा अपना एक नीट सा अलग सा टेबल बने, तो आप 3 5 7 9 11 13 पे यहाँ पे ये वाली रख लो, ठीक है। बाय द वे ये ऐसे भी हो सकता था 2 4 6 8 10 12, ये भी हो सकता था, दैट वाज आल्सो पॉसिबल। ये n की वैल्यू है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप अंडर रूट n की वैल्यू इंक्लूड करें। अच्छा, अब n का कोई यूनिट नहीं होता, n का कोई यूनिट नहीं, बिकॉज इट्स द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स, तो अंडर रूट n का भी कोई यूनिट्स नहीं होता।
इसके बाद अब अंडर रूट एन की वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो कितनी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स उन्होंने बताया है। तो जैसे 5 का अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट 5 क्या होता है, अंडर रूट 5 होता है जी 2.36, इसको कैसे लिखना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2.36 आ रहा है ना, तो 2.24 हो जाएगा, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जैसे अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है 1.732, तो यहाँ पे 1.73 आ जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल मैं बता रहा हूँ, लाजमी जो है वो 100% सिग्निफिकेंट के रूल पढ़ के जाना। ओ लेवल मैथ्स की किताब खोलो, यूट्यूब पे डालो, बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़ के जाना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि इक्वल इंटरवल पे हो, बट हो तो बेहतर है, जरा देखने में नीट लगता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि रेंज ये इक्वल गैप्स हो, इंटरवल्स इक्वल हो, लेकिन हो तो बेहतर है, ठीक है। रेंज जो है कवर होना लाजमी है, रेंज जो है ना वो अगर उन्होंने वो पूरी होना चाहिए। अच्छा जी, एन अंडर रूट एन की वैल्यू के बाद आपके अब कौन सा कॉलम आएगा, अब आप डायरेक्ट यहाँ पे टी का कॉलम डाल दोगे क्या, यहाँ पे बस डायरेक्ट टी आ जाएगा, नहीं, आपने टी के लिए बहुत सारी वर्किंग की थी, पहले आपने T1 निकाला, फिर T2 निकाला, फिर टी एवरेज निकाला, फिर टी कैपिटल टी निकाला, तो आप वो सारी चीजें इंक्लूड करो। आप बोलो यार सबसे पहले मैंने निकाला था T1, अब T1 इज द टाइम ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ 20 टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस, लेकिन इसका एक यूनिट है सेकंड्स, स्लैश डाल के इसका यूनिट डालना लाजमी है। जिस क्वांटिटी का यूनिट एग्जिस्ट करता है वो आपने लाजमी डालना है। T2 आपने कैलकुलेट की, उसका भी सेम यूनिट है। आपने टी एवरेज कैलकुलेट की, उसका भी सेम यूनिट है। और आपने इन दी एंड इवेंचुअली जो मेन चीज है पीरियड टी कैलकुलेट किया, उसका भी पीरियड है, वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब कभी कभार आप यहाँ पे आगे फॉर्मूला भी लिख सकते हो टी का, यहाँ पे कॉलम में इतनी जगह बनाओ कि आप आगे लिख लो कि टी जो है वो असल में T1 प्लस T2/2 है, इससे आता है। और कैपिटल टी जो है वो कैसे आ रहा है, वो आ रहा है जी कैपिटल टी इज टी एवरेज अपॉन आई डोंट नो 20 ऑसिलेशन ले लो तो अपॉन 20 आ रहा है। यू कैन इंक्लूड द फॉर्मूला, बट वो जरूरी नहीं है, बहुत 100% जरूरी नहीं है, बेहतर है आप कर दो। अगर करोगे तो किस तरह शो करोगे मैं बता देता हूँ। सो सपोज करो आप यहाँ पे थोड़ी जगह बना लो अपने लिए, पहले तो जगह कैसे बनाओगे, यहाँ पे इधर आपको जगह चाहिए। अब आप पहले लिखोगे भाई टी एवरेज क्या है, और टी एवरेज क्या है जी, वो है सिंपली T1 प्लस T2/2। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे यूनिट फिर भी डालना है, उससे आपकी जान नहीं छूटेगी, यूनिट आपको लाजमी डालना है, वो आपने डाल दिया यहाँ पे, इस तरह फॉर्मूला लिख दिया आगे। अच्छा, आपने जब कैपिटल टी के बारे में लिखना है तो आप यहाँ पे लिखो टी एवरेज अपॉन, अब अगर हर बार आप 20 ऑसिलेशन ले रहे हो तो यहाँ पे 20 लिखो, लेकिन यहाँ पे लाजमी ये सेकंड्स वाला जो यूनिट है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरह बना लेना, ये आपकी लाइन बन गई। कॉलम हेडिंग्स हो गई, कॉलम हेडिंग्स परफेक्ट होनी चाहिए, सबसे इजीएस्ट टू गेन मार्क्स होते हैं, मार्क्स लूज नहीं करने। रीडिंग के साथ उसका स्लैश डाल के यूनिट डालना है, करंट है तो स्लैश एम्पेयर या हो सकता है स्लैश मिली एम्पेयर्स। यहाँ पे करंट का आप सिंबल लिखो या वर्ड लिखो, वर्ड करंट भी लिख सकते हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो ओम्स ये या मिली ओम्स, वट एवर, किलो ओम्स, या आपने यूनिट डालना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सारी बात यह है कि टेबल के अंदर एक और चीज का ख्याल रखना होता है। टेबल के अंदर किस चीज का ख्याल रखना होता है, जो रॉ वैल्यूज हैं वो कौन सी हैं। ये आपकी रॉ वैल्यू है, लेकिन ये तो होल नंबर है, ठीक है। क्या इन सबके सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, नहीं है सेम। रॉ वैल्यूज के अंदर आपने डाउन द कॉलम जब आप जा रहे हो तो आपने देखना होता है प्रिसिजन को, और प्रिसिजन आपकी एक तरह से यहाँ पे डेसिमल प्लेस होती है कि आप कितने डेसिमल प्लेस में आंसर दे रहे हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये टू है, ये टू है, तो क्या ये गलत हो गया, नहीं। डाउन द कॉलम जाते हुए आपने डेसिमल प्लेसेस या आपने देखना है टू द नियरेस्ट यूनिट, टू द नियरेस्ट 100, टू द नियरेस्ट 10, किस तरह रीडिंग लिखी हुई है, उस चीज को कंसिस्टेंट रखना है, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसके अंदर चेक होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके सिग्निफिकेंट फिगर किस पे डिपेंड करते हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर इस पे डिपेंड करते हैं। वैसे टेक्निकली तो इस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इस पे भी डिपेंड नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इधर बोल दिया, तो आप कुछ भी नहीं देखोगे कि मैं इसको किस चीज से कैलकुलेट कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, बस ये सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सारी वैल्यूज यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगी। अब उसके अंदर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आगे पीछे हो रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर जस्ट गोइंग टू वरी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अंडर रूट 13 जो है वो क्या होता है, अंडर रूट 13 होता है जी 3.60, तो इसमें
3.60 नहीं है बल्कि 3.605 है, तो 3.61 हो जाएगा। खैर यहाँ पे इत्तफाक ये है कि डेसिमल प्लेसेस भी कंसिस्टेंट ही आ रहे हैं, बट यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, डेसिमल प्लेसेस आगे पीछे हो सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कंसिस्टेंट वो रहेंगे इसके मुताबिक जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है। लेकिन यहाँ पे अब दोबारा से ये क्या है, आर दीज रॉ हम्म। वैल्यूज और आर दीज कैलकुलेटेड वैल्यूज T1 एंड T2, ये आपने खुद अपनी स्टॉप वॉच से मेजर की है, तो ये आपकी रॉ वैल्यूज है। रॉ वैल्यूज में अगेन डाउन द टेबल जाते हुए आपने क्या देखना है, रॉ वैल्यूज के अंदर आपने डेसिमल प्लेस अपनी प्रिसिजन को मेंटेन रखना है। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 1 डेसिमल प्लेस तक सारे टाइम की रीडिंग दूंगा, 1 डेसिमल प्लेस तक, तो आप 1 डेसिमल प्लेस में दोगे। स्टॉप वॉच में, डिजिटल स्टॉप वॉच में 2 सेकंड डेसिमल प्लेस भी अवेलेबल होती है। इफ यू हैव डिसाइडेड कि आप 2 डेसिमल प्लेस में रीडिंग दोगे तो आप सारी बेशक 2 डेसिमल प्लेस में दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है आई डोंट नो 13.1, यहाँ पे आ रहा है जी 14.6। अब जो मर्जी आगे आ रहा है, मैंने डेसिमल प्लेस 1 ही रखनी है। ठीक है, चलो इसको इस तरह मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए जरा डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ 8.2, यहाँ पे लिखता हूँ 9.7, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10.8, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 12.4, बिल्कुल रैंडम अपनी मर्जी की रीडिंग्स लिख रहा हूँ। 13.7, और यहाँ पे आता है सपोज करो आई डोंट नो 13 के साथ आता है जी 15.1। अब यहाँ पे क्या चीज मैंने मेंटेन की है, व्हाट हैव आई मेंटेन्ड डाउन द टेबल, आई हैव मेंटेन द डेसिमल प्लेसेस गोइंग डाउन द टेबल। मेरी प्रिसिजन जो है वो 0.1 सेकंड की मैंने मेंटेन की है। यहाँ पे भी सेम यही काम होगा। लेकिन अब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, इज दिस अ रॉ वैल्यू और अ कैलकुलेटेड वैल्यू? दिस इज अ calculated value. In a calculated value you take care of the number of significant figures. significant figures को डिसाइड करने का तरीका क्या होता है, significant figures को डिसाइड करने का जो तरीका होता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस बात को पढ़ लो। I want you to read this instructions given by Cambridge। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, इसको पढ़ लो जल्दी से, शाबाश। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, स्टॉप वॉच के अंदर जो प्रिसीजन होती है वो 0.01 की होती है, बट यू कैन डिसाइड टू गिव इट टू 1 डेसिमल प्लेस एज वेल। उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है, आप बेशक 2 डेसिमल प्लेस में लिखो वो भी एक्सेप्टेबल है। स्टॉप वॉच के केस में 1 डेसिमल प्लेस भी एक्सेप्टेबल होता है, मसला नहीं होता। आप बेशक 2 डेसिमल प्लेस पे ही जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये पढ़ लो बेटा, ये बात सबको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? कैलकुलेटेड वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हो रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ये आप अपने चैप्टर 1 में भी पढ़ते हो बाय द वे, पढ़ी हुई फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स में ये बात, कि अगर जिस क्वांटिटी में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो n है, तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो n या n+1 होंगे। इस बात का क्या मतलब है, आप पीडी और करंट से कैलकुलेट कर रहे हो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पीडी दिया हुआ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, करंट दिया हुआ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 4 को नहीं आपने फॉलो करना, आपने 2 को फॉलो करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस पीडी और उससे कैलकुलेट होता है करंट से, V अपॉन आई होता है। तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो सकते हैं, या तो n मेरा ये है, दिस इज n राइट, माई n इज 2 नॉट 4, दिस इज माई n। सो या तो मेरे आंसर जो है वो n के बराबर ही होगा, मैं अपना आंसर रेजिस्टेंस का भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दूंगा या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दूंगा। ठीक है, ये बात जहन में रखनी है। और बेटा जब टेबल के अंदर आप कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। डेसिमल प्लेस इनके आगे पीछे हो रहे हो इतना बिग इशू नहीं है, ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके डिपेंड कर रहे हैं इन दोनों पे, और इसके डिपेंड कर रहे हैं इस पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है, डेसिमल प्लेसेस की इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शंस दी है कैम्ब्रिज ने वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। आ जाओ। कॉलम हेडिंग्स का बता दिया आपको, कंसिस्टेंसी का बता दिया, और प्रिसिजन का बता दिया। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रीड द हाईलाइटेड पॉइंट्स सो दैट देयर इज नथिंग कंफ्यूजिंग अबाउट वट एवर आई हैव सेड। कैम्ब्रिज के अपने लफ्जों में पहले जो मैंने येलो चीजें हाईलाइट की हैं, पहले इनको एक दफा खुद पढ़ लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी से बात करते हैं। हाँ माजी में कर दूंगा बेटा, पेपर 3 की टेंशन लो करो, आज मैं कर देता हूँ पेपर, उसकी वर्कशीट पोलराइजेशन की वर्कशीट में कर दूंगा अपलोड।
ओके बेटा, सर ये रीड कर लो आराम से। हाँ बोलो बेटा। सर ये 2 सेंटीमीटर था, ये 2.00 सेंटीमीटर कैसे होगा? पूरी बात ये पढ़ो तो उन्होंने सेगमेंट। क्या लिखा है, बोल क्या रहे हैं वो। आप अगर एक मीटर रूल यूज कर रहे हो, मीटर रूल यूज करो तो वो रीडिंग देता है टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर में। तो आप जो रीडिंग लिखोगे वो आपको लिखनी क्या चाहिए, 2.0 सेंटीमीटर लिखनी चाहिए। राइट, टू द नियरेस्ट मिलीमीटर का मतलब यही है ना, 2.0 सेंटीमीटर तक रीडिंग आ रही थी वही लिखोगे। ना तो 2 एक्सेप्टेबल है ना ही 2.00 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक में प्रिसीजन जरूरत से ज्यादा हो गई और एक में प्रिसीजन जरूरत से कम हो गई, ये दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जो मिलीमीटर स्केल है वो टू द नियरेस्ट मिलीमीटर में ही रीडिंग देगा ना, जैसे मीटर रूल हो गया आपका, 30 सेंटीमीटर वाला रूलर हो गया, हाफ मीटर रूल हो गया, ये सब चीजें जो रीडिंग देते हैं वो देते हैं टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर या टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। बात समझ में आ गई। अच्छा जी सर, वो 0.1 होता है 1 मीटर रूल का। हाँ तो इसलिए मैंने इस अगर तरह फॉर एग्जाम्पल 2 आया था तो उसको आपने कैसे किया है? 2.0 लिखा है, ये लिखना है तरीका, और ये दोनों गलत है, उन्होंने लिखा है इट इज इनअप्रोप्रिएट टू राइट दिस। समझ गए। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा लिखना था, क्योंकि 0.1 था तो 0.1 एक था, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं उसके देखी हिसाब ने 0.0 लिखा गया। आपने, नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखा आपने। टू भाई, 0.1 का मतलब क्या होता है, 1 डेसिमल प्लेस ना। तो मैंने 1 डेसिमल प्लेस में जी। उसका आंसर दिया, मतलब मेरा आंसर आया एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर। लेकिन मैं उसको 2 तो नहीं लिखूंगा, मैं 2.0 क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे मीटर रूल की प्रिसीजन क्या है, 0.1 सेंटीमीटर तक की प्रिसीजन है। समझ रहे हो। तो 2 नहीं जी लिखना, सर। 2.0 लिखना है, क्योंकि उसकी प्रिसीजन जो है वो 1 डेसिमल प्लेस ऑफ अ सेंटीमीटर तक है, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर है। 2 नहीं लिखना, 2.00 भी नहीं लिखना। ये एग्जाम्पल एक है, ये किस चीज की एग्जाम्पल है, ये मीटर रूल की एग्जाम्पल है। सर अगर माइक्रोमीटर हो और उसमें हम्म। हमारी वैल्यू 2 है। माइक्रोमीटर की जो प्रिसीजन होती है वो होती है वन जीरो हंड्रेड पॉइंट जीरो ऑफ अ वन मिलीमीटर। सही बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई गलत बोल रहा हूँ तो कोई मुझे करेक्ट कर दे। माइक्रोमीटर की प्रिसीजन होती है 100th ऑफ अ मिलीमीटर, मतलब कि सेकंड डेसिमल प्लेस ऑफ मिलीमीटर तक जा सकते हैं। तो अगर आप मिलीमीटर में रीडिंग दे रहे हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक देंगे। अगर आप सेंटीमीटर में रीडिंग दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली 3 डेसिमल प्लेस तक चली जाएगी। और अगर आप मीटर में रीडिंग दे रहे हैं तो वो कितने डेसिमल प्लेस तक चली जाएगी, 5 डेसिमल प्लेस तक चली जाएगी। ये है माइक्रोमीटर की कहानी। यूजुअली मिलीमीटर में ही लिखी जा रही होती है, उसकी प्रिसीजन ये है ना, 100th ऑफ अ मिलीमीटर। ओके। ठीक है। जी चलें सर। जी। तो आई होप कि सबने ये बातें रीड कर ली होंगी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं। ग्राफ आपने प्लॉट करना है तो आपको सही स्केल चूज करना आना चाहिए, सबसे ट्रिकी काम यही होता है। क्योंकि जरूरत यह है कि एटलीस्ट हाफ ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस बात का मतलब क्या हुआ, मैंने अपना ऐसा स्केल चूज किया कि मेरा ग्राफ यूं बन रहा है। इज दिस करेक्ट। हाँ मैं अभी प्लॉट्स पे भी आ रहा हूँ, पहले मैं स्केल की बात कर लूँ ना। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द ग्राफ नाउ। सो इज दिस अ करेक्ट स्केल और नो। 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 व्हाट्स द प्रॉब्लम, यहाँ पे एक्स एक्सिस तो पूरा यूज हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस देखो हाफ से कम यूज हो रहा है। कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए मेरा ग्राफ, तो मेरा वाई एक्सिस का स्केल गलत बना है। अच्छा, उसके बाद एक कर्व बना है बेशा मेरा, चलो फॉर एग्जांपल, वैसे तो कर्व वाले क्वेश्चन इंतहाई रेयर है, आई थिंक शायद है भी नहीं, लेकिन सिलेबस में हर जगह मेंशन है कि कर्व आ सकता है, कर्व का टेंजेंट बनाना पड़ सकता है। यूजुअली स्ट्रेट लाइन वाली होती है, ये सही है। कर्व बनाया स्ट्रेट बनाया वो फर्क नहीं, क्या ये स्केल सही लिया बच्चे ने, सही स्केल नहीं लिया। वाई एक्सिस का स्केल इसका पूरा यूज हो रहा है, एक्स एक्सिस का स्केल सिर्फ इतना यूज हो रहा है, ये सारी जगह वेस्ट हो रही है। तो भाई इसको अपना एक्स एक्सिस का स्केल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सही है तकरीबन, मोर और लेस ठीक है बिल्कुल। व्हाट अबाउट दिस, इस बच्चे का क्या मसला है, इसका स्केल सही है, इसका भी ठीक नहीं है। एक्स एक्सिस को इसका यहां से यहां तक यूज हो रहा है, लेकिन वाई एक्सिस देखो सिर्फ इतना सा यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें, स्केल सही चूज करना आना चाहिए, और जहां पे फॉल्स ओरिजिन लेना हो, मतलब हमेशा ग्राफ 0,0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 40 से भी स्टार्ट हो सकता है,
ये 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ये वाली वैल्यू भी। तो फॉल्स ओरिजिन जहाँ लेना होगा वहां भी आपको अप्रोप्रिएटली लेना आना चाहिए। ठीक है। अब अप्रोप्रिएट स्केल की बात हो गई। स्केल कैसे लेना है, इसकी ट्रिक जो है वो मैं डेटा को देख के बता सकता हूँ। तो उसका मैं उसके अंदर जरा थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, तो बताएंगे बाद में। पहले जरा जनरल जनरल सारी टिप्स कवर हो जाए। तो स्केल सही का होना चाहिए, आपको अपना ग्राफ देख के पता चल जाएगा मेरा स्केल सही है या गलत, अपनी रीडिंग्स देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है जी। स्केल ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। 1 2 5 वाले जो मल्टीपल्स हैं वो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल है 3 के, 7 के, 0.3 के, अजीब अजीब से मल्टीपल हैं, तो आपको बहुत मसला होगा ग्राफ को रीड करने में भी और प्लॉट करने में भी। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ग्राफ के अंदर दोनों एक्सेस सही से लेबल होने चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जैसे अगर यहाँ पे √n है तो यहाँ पे √n लिखा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे t है तो t लिखा हुआ होना चाहिए, साथ में t का यूनिट भी लेबल होना चाहिए। उन्होंने कहा था किस चीज को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, टी को, एक्स एक्सिस पे √n को। √n का तो कोई यूनिट नहीं है। बस सिंपल सी बात समझ लो कि ये वाली कॉलम हेडिंग एज इट इज यहां आ जाएगी, और ये वाली कॉलम हेडिंग एज इट इज यहां पे लिख लो। बेशक फॉर्मूला वाला पार्ट ना लिखो, लेकिन t/सेकंड ये लिखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलेंगे, जरा बात करेंगे प्लॉट्स के बारे में। तो आपने ग्राफ का लेआउट सही बना लिया, स्केल सही चूज कर लिया, उसके बाद आगे प्लॉटिंग। प्लॉटिंग के अंदर आपने पॉइंट्स दो तरीके से इस तरह प्लॉट नहीं करने। मतलब आपका अगर ये ग्राफ बना हुआ है और उसमें मैं ऐसे पॉइंट प्लॉट करूं, इज दिस एक्सेप्टेबल? नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बड़े बड़े ब्लॉब्स नहीं बना रहे हैं आपने इस तरह के, जिसमें आपका पूरा डॉट ही कवर। जो तरीका है सही वो ये है। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट इज एक्सेप्टेबल देन? आप या तो बहुत ही फाइन सा क्रॉस बनाओगे ये एक्सेप्टेबल है। और क्या एक्सेप्टेबल है? या तो आप बहुत ही फाइन सा डॉट बनाओगे और उसको सर्कल करोगे। ये हैं दो तरीके एक्सेप्टेबल पॉइंट्स को प्लॉट करने के। यहां पे लिखा हुआ है, एक बात को बार बार मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो एक्यूरेसी है ग्राफ की, आपकी जो ग्राफ की जो प्रिसिजन है वो लेस देन 1 mm होनी चाहिए। ठीक है। to an accuracy of better than 1 mm. 1 mm is essentially this one box. This small box is 1 mm. ठीक है। एंड दिस लार्ज बॉक्स जो है आई थिंक ये पता नहीं 1 सेंटीमीटर होता है, वट एवर। बट बात सारी ये है, कहने का मकसद ये है कि अगर एक पॉइंट ऐसा है जो इस बात को जरा गौर से समझना। एक पॉइंट ऐसा है बेटा, जो आप इस बॉक्स को देखो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आपने प्लॉट करना है। अगर वो पॉइंट मेरे बच्चे इस लाइन पे भी नहीं आता, और उसकी वाई एक्सिस की रीडिंग इस लाइन पे भी नहीं आती, बल्कि दोनों के बीच में आती है, ठीक है, तो आपने, इसका मतलब है कि उस पॉइंट को ना यहां बनाना है ना यहां बनाना है, ये गलत है। आपने उस पॉइंट को, इसका मतलब है, बीच में ही बनाना है। ठीक है। एक्स एक्सिस की रीडिंग भी देख लेंगे दोनों। ठीक है। तो एक्स एक्सिस की रीडिंग भी अगर लेट सपोज बीच में आती है, और वाई एक्सिस की भी रीडिंग बीच में आती है, तो पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। लेट सपोज एक्स एक्सिस की रीडिंग इस लाइन पे आ रही है और वाई एक्सिस की रीडिंग जो है वो बिल्कुल बीच में आ रही है, दो लाइनों के बीच में, तो ये बीच में प्लॉट होगा। ये आपने फिर इसको नीचे या ऊपर नहीं एडजस्ट करना। अगर ये आ रही है बीच में तो आ रही है, यू हैव टू प्लॉट इट एक्यूरेटली। ये बात जो है वो जहन में रखनी है। ठीक है। सो एक्यूरेसी ऑफ मोर देन हाफ, एक्यूरेसी ऑफ बेटर देन हाफ अ बॉक्स। ओके। ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे आप कहते हो लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट के अंदर जो कैम्ब्रिज ने बात लिखी हुई है वो बड़ी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन, और मैं भी इससे ज्यादा इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट को नहीं देता। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द लाइन, दैट्स इट। बाकी लाइन फाइन होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, थिकनेस उसकी लेस देन 1 mm होनी चाहिए, मतलब शार्प पेंसिल होनी चाहिए, उसमें किंक्स नहीं होने चाहिए, मतलब लाइन यूं 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 बीच में से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 6 सेट्स ऑफ रीडिंग्स ली थी आपके पास, तो आपके 6 सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे। इट इज बेटर टू यूज ऑल ऑफ देम। बट अगर आपको लगता है कि आपका एक पॉइंट इंतहाई बहुत दूर जा रहा है, एंड यू कैन ओनली डू दिस विद 1 पॉइंट, नॉट मोर देन दैट, सो यू कैन यूज 1 पॉइंट एज एन एनोमलस एंड इग्नोर दिस पॉइंट, बट यू हैव टू सर्कल दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड लेबल इट कि ये मेरा एनोमलस पॉइंट है। यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि इस पॉइंट को मैं लाइन बनाने के लिए यूज नहीं कर रहा। लेकिन आप एक ही पॉइंट के साथ ऐसा कर सकते हो, फिर एटलीस्ट 5 पॉइंट आपको फिर भी यूज करने अपनी लाइन बनाने के लिए। एक से ज्यादा पॉइंट्स को आप एनोमलस मार्क नहीं कर सकते। ठीक है। तो लाइन की, लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, इसके अंदर आपने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस बेटा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स ऑन ईदर साइड शुड बी रफली बराबर। 6 पॉइंट है तो 3 ऊपर आ रहे हैं 3 नीचे आ रहे हैं, ठीक है,
तो सही है, बात समझ में आती है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ बातें हैं जो थोड़ा बहुत, चलो मैं कर देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये आपकी लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये आपकी लाइन बनेगी। अब इसके अंदर लेट सपोज एक पॉइंट यहां है, 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 और एक पॉइंट यहां है। दिस इज जनरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, एक पॉइंट, एक भी पॉइंट में से नहीं गुजर रही लाइन, लेकिन कोई मसला नहीं है, जनरली एक्सेप्टेबल है। इसके इससे बेहतर ट्रेंड यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सपोज कर लो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन बन रही है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, और एक पॉइंट इधर है। क्या ये लाइन सही है? ये लाइन सही नहीं है। इस बच्चे के पॉइंट्स जो है वो बने हुए हैं जैसे आए थे, लेकिन उसके हिसाब से ये लाइन सही नहीं बनी हुई, क्योंकि ऐसा, अब देखने में तो आप बात तो सही कर रहे हो यार, 3 पॉइंट ऊपर है 3 पॉइंट नीचे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन तो है, क्या मसला है? ठीक है, आउटलायर भी लेबल कर सकते हो बेटा, एनोमलस भी लेबल कर सकते हो, एक ही बात है। ये सही नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन। वजह क्या है? क्योंकि नीचे वाले तीनों जो है वो नीचे, और ऊपर वाले ऊपर जो है वो ऊपर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी लाइन जो है वो थोड़ी सी और वर्टिकल हो सकती थी, ये लाइन यूं हो सकती थी। ये देखो, ये लाइन थोड़ी सी यूं की जा सकती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले वाले सारे पॉइंट्स नीचे आ रहे हो या ऊपर आ रहे हो, और अगले वाले सारे पॉइंट्स जो है वो नीचे आ रहे हो ऊपर आ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा, जब मैंने ये बात कर दी एक सेंटेंस में कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात समझ में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 ऊपर तो 3 ही नीचे है। अब देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स ऊपर है और 2 नीचे हैं, बट इट्स स्टिल बेटर देन द लाइन दैट आई वाज शोइंग यू बिफोर। बिकॉज एक तो पॉइंट बहुत करीब करीब है, दूसरी बात ये कि ऑल्टरनेटिव है, मतलब कुछ कोई ऊपर है फिर कोई नीचे है। ऐसा नहीं है कि भाई लाइन से पहले वाले सारे नीचे हैं फिर बाद में सारे वाले सारे ऊपर हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल पूरा ग्रेडियंट ही आपने जो है वो लाइन का कम कर दिया था, तो वो बिल्कुल गलत बात थी। ठीक है, तो लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे इससे ज्यादा आपने इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस यहीं तक रखना है कि अब इसको यूं करें, ये फलानी टेक्निक ढमकानी टेक्निक, बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं है कोई इसके अंदर। दिस इज, डोंट ओवर थिंक इट, जस्ट ड्रॉ इट विद इन 1 मिनट। डोंट ओवर थिंक योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बना ली बस, उसके बाद खत्म करें कहानी। अब आपने अपना ग्राफ यूज करना होता है, एनालिसिस, कंक्लूजन और इवैल्यूएशन करनी होती है। उसके अंदर आपको आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, तो y = mx + c की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन डिराइव करनी होती है ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट की। इस बात का क्या मतलब है? अब यहाँ पे आपने जो कह रहे हैं कि ये जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसमें जो क्वांटिटी t और क्वांटिटी √n है, ठीक है, क्वांटिटी t और n जो है वो दे आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं कि p और q जो है वो कोई कांस्टेंट्स हैं। क्या आप अपने आंसर्स टू D3 में आपने क्या निकाला था? D3 में आपने ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकाला था। क्या D3 के आंसर यूज करके आप p और q की वैल्यू निकाल सकते हो? अब ये तो बहुत ही कोई आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई रीअरेंज करना ही नहीं पड़ रहा। इस सिंपल इक्वेशन को y = mx + c से कंपेयर करो, तो आपको p की वैल्यू कैसे मिलेगी? एनीवन हु कैन टेल मी, p कैसे आएगा बेटा? ग्रेडियंट। p सिंपली ग्रेडियंट से आ जाएगा। साथ में इसके यूनिट्स भी देने होते हैं, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, बोला हो ना बोला हो, यहाँ पे यूनिट्स प्लीज दिया करो बेटा, यहाँ पे यूनिट्स दिया करो। अब यहाँ पे यूनिट्स कैसे डिसाइड होंगे? बाय द वे, ग्रेडियंट के जो यूनिट्स होंगे वही पी के यूनिट्स होंगे, बट कैसे यूनिट्स डिसाइड होंगे पी के? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, गौर से सुनो। ये जो ग्राफ है इसके अंदर आपने वाई एक्सिस पे क्या रखा था? टाइम। तो वाई एक्सिस के यूनिट्स क्या थे? सेकेंड्स। और एक्स एक्सिस का क्या टाइम, एक्स एक्सिस का यूनिट क्या रखा था? √n, मतलब इसके कोई यूनिट्स नहीं थे। तो इसके यूनिट्स हैं सेकेंड्स और इसके कोई यूनिट्स नहीं है। तो ग्रेडियंट के यूनिट्स हो गए सेकेंड्स डिवाइडेड बाय बेसिकली नथिंग। तो इसका मतलब ग्रेडियंट के यूनिट्स हो गए सेकेंड्स, और अगर ग्रेडियंट्स के यूनिट हो गए सेकेंड्स तो पी के भी यूनिट्स हो गए सेकेंड्स। मतलब आपने, हाँ हाँ, अभी मैं ग्रेडियंट पे भी आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुकना, ग्रेडियंट पे आ रहा हूँ, ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट पे आ रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो आपने ग्रेडियंट के जो यूनिट डिसाइड करने होते हैं वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के यूनिट डिवाइड करके डिसाइड करने होते हैं, और इंटरसेप्ट के यूनिट तो वही होते हैं जो वाई एक्सिस के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के यूनिट्स क्या है? सेकंड्स, तो यहाँ भी सेकंड्स ही यूनिट्स होंगे। अच्छा, क्यू की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? क्यू सिंपली यहाँ पे आपका वाई इंटरसेप्ट। अब ये हमेशा इतना सीधा नहीं होगा, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत इक्वेशन रीअरेंज करनी पड़े, बट यहाँ पे तो इस एग्जांपल में तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रेडियंट निकालने की। जब आपने ग्रेडियंट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें ग्रेडियंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने हमेशा एक काम ये करना है कि जो पॉइंट्स चूज करने हैं ग्रेडियंट के लिए वो लाइन से चूज करने हैं। आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एज अ कोऑर्डिनेट नहीं यूज कर सकते।
आपको कोऑर्डिनेट रीड करना है, लाइन से कोई पॉइंट उठाना है। तो सपोज कर लो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये वाला लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी जगह से गुजर रहा है। एक पॉइंट मैंने ये उठा लिया और एक पॉइंट मैंने लेट सपोज ये वाला उठा लिया। अब इन दो पॉइंट्स का फासला इतना ज्यादा होना चाहिए कि व्हेन आई ड्रॉ माय ट्रायंगल, you know that it makes a right angle triangle, right? When I draw my triangle, the hypotenuse of this triangle should have a length that is at least more than 50% of the total length of the line. तो ये जो दोनों पॉइंट्स का फासला है ये लाइन की टोटल लेंथ के 50% से ज्यादा होना चाहिए। और हाँ, आपने ट्राइंगल बनाना है, पॉइंट्स को बना के सर्कल करना है। अगर आपने अपने पॉइंट्स बनाए थे क्रॉसेस, तो जो ग्रेडियंट के लिए पॉइंट्स बनाओ उनको डॉट और सर्कल बना दो, और अगर आपने डॉट्स और सर्कल्स बनाए थे तो ग्रेडियंट के लिए जो पॉइंट चूज कर रहे हो उनको आप क्रॉसेस से बना दो, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो उसके टेबल से हैं और कौन से पॉइंट्स जो हैं वो उसके एक्चुअल प्लॉट्स थे। एक्चुअल प्लॉट्स इफ दे आर नॉट ऑन द लाइन देमसेल्व्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ग्रेडियंट। For the gradient you have to read the points of the line of best fit. इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। फासले की बात बता दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आपको पता है कैसे करते हैं। इंटरसेप्ट का मसला ये है कि अगर तो यहाँ पे बेटा x एक्सिस पे, x एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर यहाँ पे आपने फॉल्स ओरिजिन नहीं लिया और ये जीरो है तो ये लाइन एक्सटेंड होगी सीधा सीधा, और यहाँ पे आप इंटरसेप्ट की वैल्यू डायरेक्ट इधर से y एक्सिस की वैल्यू को, y इंटरसेप्ट को रीड कर लोगे। दैट इज द इंटरसेप्ट इफ यहां पे x एक्सिस का जो पहला पॉइंट है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, देन यू कैन जस्ट रीड द y इंटरसेप्ट। इंपॉर्टेंट है बात यूजुअली, तो फिर ये तो काम हो जाएगा, y इंटरसेप्ट की रीडिंग आ जाएगी, खत्म हो जाएगी कहानी। बट इफ, अभी दूसरी बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ दिस इज नॉट जीरो, एक्स एक्सिस वाले स्केल की बात कर रहा हूं, अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो इसको रीड कर लो, लेकिन अगर ये जीरो से ये वाला स्टार्ट नहीं हो रहा, वाई एक्सिस की खैर है जो मर्जी जहां से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर वाई एक्स एक्सिस वाला जीरो पे नहीं है तो फिर आप इसको रीड नहीं करोगे। फिर आप क्या करोगे, यू विल नॉट, दिस इज नॉट द वाई इंटरसेप्ट, दिस इज नॉट योर सी, दिस इज नॉट योर वाई इंटरसेप्ट, देन हाउ डू यू डू योर वाई इंटरसेप्ट? कोई भी पॉइंट उठा लो ग्राफ से, जो ग्रेडियंट वाला पॉइंट उठाया था सपोज कर लो, उसी को उठा लो, इस पॉइंट को उठाओ, ये वाला पॉइंट उठाओ, ये हो गया आपका जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, ये कोऑर्डिनेट्स आपने उठाए, आपने अपनी इक्वेशन ली y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको लिखना है यहाँ पे mx प्लस c। इसके अंदर आपने y की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू आपको पता है, ग्रेडियंट की वैल्यू आप निकाल चुके वो आपको पता है, x की वैल्यू आपको पता है, इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको अननोन है। रीअरेंज करो और फिर इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल के सॉल्व करो। समझ में आ गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं बहुत ज्यादा। ये मिस्टेक मैंने देखी है अपने टाइम पे, जब मैं लैब में पेपर चेक करता था अपने स्टूडेंट्स के। अभी तो बहुत अरसे से मैंने ए लेवल की लैब नहीं करवाई, बट ये मिस्टेक बहुत कॉमन है कि यहाँ पे इसको नहीं देखा कि ये जीरो है ही नहीं और यहाँ से वाई इंटरसेप्ट रीड करके लिख के आ गया आंसर में। बेटा ये नहीं होता, इसका जीरो होना जरूरी है, फिर ही यहां से डायरेक्टली रीड हो सकता है। अगर ये जीरो नहीं है देन यू हैव टू डू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। गॉट इट? चलो आगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आखिरी पार्ट जो है बस आपने कैलकुलेट करना है और अपना अप्रोप्रिएट यूनिट देना है। दैट्स जस्ट कॉमन सेंस, यू हैव टू इनपुट सम वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना, बिकॉज जब आप जी कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे जी कैलकुलेट करना है, जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा, एक मिनट, एक स्टेप बाय स्टेप रीअरेंज करते हैं। So this would be p square upon pi square is equals to L upon G. So G will be equals to pi square L upon P. Yeah. अब पाए का तो कोई वो नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कोई सीन नहीं है। L और P के सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आपको डिसाइड करेंगे कि G में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सपोज कर लो कि इसमें हैं आई डोंट नो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये है I don't know 3 सिग्निफिकेंट। मैं एक इंतहाई रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ऊपर से क्या होता है मैं इसको 2 मिनट के लिए भूल गया। अब आपने जब जी का आंसर देना है, यूनिट तो आपको पता ही है, जी के क्या यूनिट होते हैं, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी। एक्सेलरेशन का वर्ड यूज होगा तो वैसे ही मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर डाल दो। अब जो जी की वैल्यू है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होनी चाहिए,
आपको लीस्ट वाला देखना है, दिस इज योर एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या तो एन होंगे, अगर 2 हैं तो 2 ही होंगे, और n+1 भी हो सकते हैं, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी आंसर दे सकते हो। ठीक है सर, ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट के यूनिट्स लिखने हैं, राउंडिंग देम ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट के आप यूनिट लिख दो, ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट के यूनिट लिख दो, क्योंकि वो यूनिट फिर आपके बाद में काम आते हैं पी और क्यू के यूनिट्स निकालने में। ठीक है, तो लिख दो यूनिट्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात है, रिक्वायर्ड नहीं है अगर तो, और लिख दो और गलत लिख दो तो मार्क्स कटने के चांस है। तो आप, इससे बेहतर है कि ना लिखो, साइड पे अपने लिए पेंसिल से कहीं और साइड पे कोने पे लिख लो, ताकि बाद में आगे काम आ जाए। ठीक है, बट अगर वो कहें गिव एन अप्रोप्रिएट यूनिट तो लाजमी लिखो, अगर ना कहें देन यू डोंट हैव टू इंक्लूड द यूनिट्स। ठीक है, बट अगर आप फुल पक्के और आप कॉन्फिडेंट हो तो बेशक करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 गाइड। और क्वेश्चन 1 की गाइड में और कोई बात मुझे खास नजर नहीं आ रही, जो जो बातें हाईलाइटेड थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी बोल के। ठीक है, ये जो गाइड है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस गाइड के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है, इसको टेबल को देख लेना, कहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रखने हैं। ठीक है, इसको कैसे फॉलो करना है, ये वाली चीज़ देख लेना। और एज सच रेंज ऑफ डाटा वाली बात जो है, ग्राफ से रिलेटेड जो टिप्स ट्रिप्स वो दी है वो सारी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट से रिलेटेड जो टिप्स हैं उनको देख लेना। ठीक है, कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जो आपके पास वो है, आपकी जो टिप्स हैं उसको जरा चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी डेटा कलेक्शन जो है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स की आपने करनी होती है। सो जैसे आपको बोल रहे हैं कि यार आपके पास जो है ना, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस तरह का आपको कुछ दिया हुआ है सीन, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये एक आपको एक्सपेरिमेंट सेटअप करके उन्होंने पता नहीं करना था या करके दिया हुआ था, सेटअप द सर्किट, सेट अप द सर्किट उन्होंने खुद, आपने करना होगा सेटअप। ठीक है, आपने हेल्प लेनी हो तो ले लेना, नहीं लेनी हेल्प तो खुद कर लेना, इतना आसान सा सर्किट है, खुद बच्चों की तरह सेटअप हो जाएगा। फिर कहते हैं कि यार ये वाली वायर का डायमीटर कैपिटल डी है, इसको विदाउट डिटैचिंग द वायर फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड पे चिपकी हुई, इसको बोर्ड पे लगने दो, अब डायमीटर डी रिकॉर्ड कर लो। अब एक चीज जहन में रखना, कीप द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2 इन योर माइंड इन एवरी स्टेप। क्या कह रहा हूं, हर पार्ट करते हुए क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको अपने जहन में रखो, बैक ऑफ द माइंड में। लास्ट पार्ट क्या होता है, ये होता है ना लास्ट पार्ट, 4 सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड लिमिटेशंस इन द प्रोसीजर एंड 4 इंप्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड। क्या आपको पहला पार्ट करते हुए आपके जहन में कोई लिमिटेशन आई आपके जहन में? उन्होंने बोला विदाउट डिटैचिंग द वायर फ्रॉम द बोर्ड मेजर द डायमीटर। कौन से आप इंस्ट्रूमेंट से करोगे डायमीटर रिकॉर्ड? माइक्रोमीटर आपको दिया हुआ है, माइक्रोमीटर से कर लोगे। लेकिन बोर्ड पे चिपकी हुई वायर, इज दैट अ लिमिटेशन और नो? इट इज अ लिमिटेशन, बिकॉज आप अक्सर जो है वायर के डिफरेंट पार्ट से और डिफरेंट एंगल से जो है वो डायमीटर मेजर करके उसकी एवरेज लेते हो। तो उनको इंप्रूवमेंट क्या थी यहाँ पे, आप ये इसीलिए एंड में नहीं सोचना, ये करते हुए सोचना है। आप कर रहे हो राइट व्हेन यू आर थिंकिंग about the limitations while you are performing the actual steps, that's when you will get the best answers in your head। एक या दो आंसर्स तो रेपिटेटिव है ना, कि 2 रीडिंग्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, लास्ट पार्ट वाला 2 रीडिंग्स आर नॉट अप्रोप्रिएट इनफ टू ड्रॉ कंक्लूजन। सो आप इंप्रूवमेंट ये लिखते हो कि टेक मोर रीडिंग्स, राइट, एंड देन प्लॉट अ ग्राफ टू क्या कहते हैं गेट द कंक्लूजन, और मे बी कंपेयर द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो वो वाला पॉइंट तो आप चलो हमेशा लिख लोगे, तो चलो उसमें 2 मार्क तो आपके पक्के हो गए 8 में से। लेकिन जो बाकी के जो है वो तो आपको ऑन द स्पॉट सोचने पड़ेंगे, राइट। एंड समटाइम्स यस यू कैन थीम, एक्सपेरिमेंट की थीम के हिसाब से आप कुछ चीज़ें जो है वो याद करके जा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ आप पॉइंट्स हमेशा याद कर सकते हो, और कुछ और पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ऑसिलेशंस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप हमेशा याद करके जा सकते हो। बट स्टिल एटलीस्ट 4 में से 2 तो आपको सोचने ही पड़ेंगे, जो बिल्कुल स्पेसिफिक टू द एक्सपेरिमेंट होंगे, राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। So while you are performing the experiment, your mind should be क्या कहते हैं, टेलिंग यू कि यार इस स्टेप में मसला क्या है, इस स्टेप में इशू क्या है, स्टेप में लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जानबूझ के क्वेश्चन 2 का प्रोसीजर ही ऐसा होता है, जानबूझ के इनएक्यूरेट प्रोसीजर देते हैं। सो उस प्रोसीजर को करते वक्त आपने अपने बैक ऑफ द माइंड में सोचना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और मे बी पेंसिल से यहाँ जॉट डाउन करते जाओ। अगर आपको लगता है भूल जाओगे, पेंसिल से यहाँ जॉट डाउन कर लो, फिर बाद में उसे नीट करके लिख देना। 1 घंटा है आपके पास, इनफ होता है क्वेश्चन 2 के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होते इसमें। ठीक है, आखिरी वाला पार्ट करने के लिए आपके पास आराम से आधा घंटा बच जाता है, क्योंकि जस्ट हैव टू टेक 2 सेट्स ऑफ रीडिंग। तो डायमीटर की रीडिंग ली,
और डायमीटर की रीडिंग लेने के बाद वही अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लोगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी एस्टिमेट करो, शो योर वर्किंग। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने डायमीटर डी के लिए, डायमीटर डी आपने मेजर किया माइक्रोमीटर से। अब आपने यहाँ पे जो रीडिंग ली है वो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट से सिंगल रीडिंग ली है। ऐसे में आपको उस इंस्ट्रूमेंट को देख के डिसाइड करना होता है, आपको इंस्ट्रूमेंट को देख के डिसाइड करना होता है कि उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी। सो अगर आपके पास सिंगल रीडिंग है, देख लो अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, यहां पे मैं गाइड में बता देता हूं कि क्या करना है। आओ जरा बात कर लें, ये अनसर्टेनिटी। तो बेटा मेरी बात समझो, इंस्ट्रूमेंट अगर आप सिंपल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे माइक्रोमीटर यूज कर रहे हो, तो माइक्रोमीटर की प्रिसीजन क्या होती है? माइक्रोमीटर की प्रिसीजन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने डायमीटर लिखा 0.35 mm, तो टू द नियरेस्ट 0.01 है ना। सिंपल माइक्रोमीटर यूज कर रहे हो, सिंगल सेट ऑफ रीडिंग ले रहे हो, आप बोलोगे यार प्लस माइनस 0.01 mm मेरी क्या है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डेल्टा डी कह देते हैं इसे। अगर आप सिंगल सेट ऑफ रीडिंग ले रहे हो और इंस्ट्रूमेंट को सीधा सीधा यूज कर रहे हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट को यूज करने में इटसेल्फ कोई मुश्किल नहीं आ रही, तो सिंपली इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन देख के उसकी अनसर्टेनिटी डिसाइड कर ली जाएगी। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना जिसकी आपको अनसर्टेनिटी याद होनी चाहिए, माइक्रोमीटर की याद होनी चाहिए, वर्नियर कैलिपर की याद होनी चाहिए, मीटर रूल की याद होनी चाहिए, स्टॉप वॉच की याद होनी चाहिए। ठीक है, वो तो आपने थर्मोमीटर की, अगर थर्मोमीटर का स्केल देख के आप उसी वक्त डिसाइड कर सकते हो उसकी अनसर्टेनिटी। So sometimes you just look at your analog scale, right, or your digital scale, and you decide the uncertainty right then and there based on the instrument. That's one method. सिंगल रीडिंग ली, इंस्ट्रूमेंट की बेस पे मैंने रीडिंग डिसाइड कर ली। एक और तरीका ये कि आपने सिंगल रीडिंग ही ली और लेकिन इंस्ट्रूमेंट आप अनसर्टेनिटी इंस्ट्रूमेंट वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं डाल सकते। ऐसा कब होता है? यहाँ पे एक सिनेरियो पढ़ो। अगर आप सपोज करो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें आप एक बॉल को बाउंस कर रहे हो, सो लेट मी गिव यू अ सिनेरियो। एक बॉल है जो बाउंस कर रही है, यहाँ पे आपने अपना मीटर रूल रखा हुआ है, ये बॉल बाउंस करेगी एंड देन इट विल जंप बैक अप, राइट, द बॉल विल रिबाउंड। अब जब बॉल रिबाउंड करेगी तो अपनी जो मैक्सिमम हाइट तक वो रिबाउंड करेगी, वो मैक्सिमम रिबाउंड की आपने हाइट मेजर करनी है। Is this easy to read or not easy to read? That's just one example. There could be numerous examples, but I'm just giving you this simple example ताकि आप इस बात को समझ सको, मेरी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है इस रीडिंग को लेने में? बॉल रिबाउंड करेगी और मैक्सिमम बॉल किस हाइट तक पहुंचती है, आपको वो रीडिंग लेनी है। सो इस रीडिंग को लेने में मुश्किल है या आसान है, ये बताओ। व्हाट डू यू थिंक? इज दिस इजी टू रीड और इज दिस नॉट वेरी इजी टू रीड? क्या ख्याल है? डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू रीड। अब वैसे तो मीटर रूल की जो प्रिसीजन है, वैसे तो मीटर रूल की प्रिसीजन क्या होती है? मीटर रूल की प्रिसीजन होती है, कितनी होती है? 0.1 सेंटीमीटर। सो प्लस माइनस 0.1 लिख देते हो या प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर भी लिख देते हो, क्योंकि इसमें आपने दो जगह से रीडिंग लेनी होती है, लेकिन सिंगल रीडिंग है। चलो आप डिसाइड कर रहे थे यार, हाँ, कि प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर हम देखने जा रहे हैं, बट नो, यहाँ पे आप कहोगे कि यार ये मैं कैसे, इतनी ज्यादा मेरे प्रिसाइज कैसे हो सकती है रीडिंग? नो, you will have to readjust. You have to allow for some tolerance. थोड़ी सी ढील देनी पड़ेगी आपको, अपने आप को थोड़ा सा अलाउ करना पड़ेगा कि यार ये एक्सपेरिमेंट मुश्किल है और ये रीडिंग लेना आसान नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं देनी चाहिए, बल्कि करना ये चाहिए कि इसको थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। In fact, it is also very hard to read it to actually read it to the nearest 1 सेंटीमीटर। मे भी हो सकता है अब इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर की दे दो, प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, मतलब मैंने अनसर्टेनिटी को एक तरह से 10 गुना बढ़ा दिया है। देख रहे हो, 0.1 से 1 सेंटीमीटर में मैं ले गया हूँ अपनी अनसर्टेनिटी को, 10 गुना मैंने अपनी अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया। हाफ तक ले जाओ, 1 तक ले जाओ, 2 तक ले जाओ, उसमें यूजुअली आपका अंदाजा होता है और एग्जामिनर की रेंज होती है। अगर आपका अंदाजा एग्जामिनर की रेंज में फॉल कर गया तो यू गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू डोंट। बट अंदाजा सेंसिबल लगाओगे तो आपका आंसर उनकी रेंज में आ जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज द इजीएस्ट वन, राइट, दिस इज द इजीएस्ट मेथड बिकॉज you're
taking a simple diameter and nothing is moving, there is no vibrations and there is no oscillations and there is no moving parts, so it's fairly easy to read, and therefore you just take the absolute uncertainty of the instrument as your absolute uncertainty, and that's that. But if there is some problem, और यहाँ पे कोई जैसा एमीटर है बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, वॉट एवर दैट इज, ठीक है, जो भी मसला है, ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे टॉलरेंस दोगे। यूजुअली ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर की वजह से ही होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तीसरा मेथड जो कि थोड़ा सा फुल प्रूफ किस्म का है, अगर रीडिंग्स रिपीट करके ली जा रही हैं, ये कैम्ब्रिज ने भी लिखी हुई है बात, ये कैम्ब्रिज ने बात लिखी हुई है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। तो कभी कभार आप कहते हो यार ये हाइट जो है ना मैं जरा 2 दफा मेजर कर लेता हूँ, हाइट को 1 दफा नहीं 2 दफा मेजर करता हूँ, ये हाइट वाला ही एक्सपेरिमेंट 2 दफा कर रहा हूँ। तो आपने 1 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, आपके पास हाइट आई, आपने बोला यार इसको लिखते हैं, 1 दफा हाइट आ रही है h1 21.5 सेंटीमीटर, दूसरी दफा हाइट आ रही है आपके पास 21.2 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, बल्कि इसको भी थोड़ा मैं डिफरेंस बढ़ा देता हूँ, 20.2 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दो रीडिंग्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों रीडिंग्स की जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, डिफरेंस क्या है? 21.5 और 20.2 को माइनस करो, 1.3 आ रही है, 1.3 आ रही है, 1.3 का डिफरेंस आ रहा है ना। इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दो, 1.3 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 0.65। ये है आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखने का ज्यादा तरीका ये होता है कि वो वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखनी चाहिए, सो यू विल बेसिकली राइट इट एज प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर्स। बट मेरे जो स्टेप्स हैं वो फेयरली सिंपल है। आई विल रादर देन टेकिंग वन रीडिंग, आई टेक 2 सेट्स ऑफ रीडिंग्स, आई टेक 2 रीडिंग्स, find the difference, divide the difference by 2, and that difference divided by 2 is my absolute uncertainty। ये बात उन्होंने यहाँ लिखी हुई है, half the range of the repeated readings where this is appropriate। अगर ये आपने मल्टीपल रीडिंग्स भी ली हैं, 4 दफा भी रीडिंग ली है, तो चारों में से जो सबसे बड़ी वाली और सबसे छोटी वाली उनका जो डिफरेंस है उसे रेंज कहते हैं, और रेंज को जब आप हाफ कर देते हैं तो वो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाती है। सिर्फ 2 के साथ नहीं है, ये 3 के साथ भी हो सकता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बात भी यहाँ लिखी है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये मैंने यहाँ पे, ये जो एग्जांपल डिस्कस की वो भी मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। सो व्हेन इट्स वेरी इजी टू रीड, यू कैन just give the instruments absolute uncertainty as your answer, but if it is not easy to read then you allow for some tolerance, and if there are repeated readings then you just half the range of the readings। got it? समझ गए? uncertainty वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा अब आराम से, तो कोई मुश्किल नहीं है। सो यहाँ पे मैं Sir, for the value of D, should we always take average of 2 to 3 readings? कहाँ पे, कौन से वाले केस में? कैन यू रिपीट द For the क्वेश्चन? value of D, फॉर द वैल्यू ऑफ, the D, फॉर द which is वैल्यू ऑफ 0.3. डी, यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं था, पॉसिबल नहीं था वैसे रिपीट करना, बिकॉज फॉर चेकिंग द वैल्यू ऑफ डी, for you should have the wire in your hand so you can try taking the reading from different angles or along different lengths of the wires। but then what happens is कि अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है रिपीटेड रीडिंग लेना, तो आप ये रीडिंग लेके फारिग कर दो। बट क्वेश्चन 2 में जहाँ भी पॉसिबल है 2 रीडिंग लेके उनकी एवरेज लेके लिख दो, फायदा ही है, आप बच जाओगे, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा वेग सा टर्म लिखा हुआ है, इफ यू लुक एट द एक्सपेरिमेंट, इफ यू लुक एट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कैम्ब्रिज, एक बड़ा वेग सा टर्म दिया है। उन्होंने बोला है रिपीट करना चाहिए स्टूडेंट को वेयर एवर अप्रोप्रिएट। नाउ इट्स वेरी हार्ड टू जज वेयर इज इट अप्रोप्रिएट टू रिपीट एंड वेयर इट्स नॉट। सो आप कर लो रिपीट, आपका कुछ जा नहीं रहा, करोगे रिपीट तो उसको कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, नहीं करोगे और करना हुआ तो फिर यू कैन लूज द मार्क्स। सो इट्स बेटर दैट इफ यू रिपीट इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? इफ यू थिंक यू हैव द टाइम डेफिनेटली गो अहेड एंड डू इट, ठीक है। अच्छा, हाफ द रेंज, अच्छा अभी मैं बेटा परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाफ द रेंज फॉर रिपीटेड रीडिंग्स। अच्छा, अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का एक ही दफा बेटा फॉर्मूला याद कर लो प्लीज, क्योंकि बहुत मैंने कंफ्यूजन देखी है। जस्ट लर्न द फॉर्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है।
अब अगर आपने ये निकाल ली है और डी की वैल्यू निकाली तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है ऑब्वियसली। और अगर ये पता है और ये पता है और ये निकालना है तो इसको रीअरेंज कर लो, बट जस्ट लर्न द फॉर्मूला, याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालूंगा वो कैसे निकालूंगा, लेट सपोज यहाँ पे निकालना हो 0.01, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आ रहा है वहाँ लिख दो कि खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी ये इस तरह स्टेप्स फॉलो करें, ये वाली रीडिंग्स लें, अपनी रीडिंग्स ले लें, फिर कहते हैं जी एक और स्टेप्स फॉलो करें, ये वाला फॉर्मूला, और फिर यहाँ पे आंसर दें जी की वैल्यू का। फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को जस्टिफाई करें। अब ये जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं इसमें तो मैं आपको, मेरा आपका कोई बताने का काम नहीं, वो तो हर क्वेश्चन में डिफरेंट होंगे, सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड टेक द टेस्ट सेट्स ऑफ रीडिंग्स। अब वो एक बड़ा डी आया एक छोटा डी आया, दोनों डी की वैल्यूज के साथ वो कह रहे हैं जी आपने कैलकुलेट किया, जी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने कितने डाले। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो आपने इंक्लूड करने जी में वो डी की वैल्यू पर डिपेंड करेंगे। ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हो रही है, तो वही एन और एन प्लस एन वाला रूल आपने यूज करना है ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस केस में बड़ा डी और छोटे डी दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, ठीक है। आई थिंक दोनों में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, दोनों ही आप 2 या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख रहे थे। तो दोनों के ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर 2 हैं तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हो जाएगा, अगर दोनों के 3 हैं आपका आंसर भी 3 में हो जाएगा। अगर लेट सपोज एक एग्जांपल दोबारा से दे देता हूँ, जैसे मैंने वोल्टेज और उसमें दी थी रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट में, कि एक बड़े डी के अंदर जो है वो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर सम रीजन, और इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यू दिस इज योर एन, एंड देन योर आंसर विल हैव एन और एन प्लस 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात बता चुका हूँ पहले भी, तो आपने उसी तरह यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि जी में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि इस वाले में छोटे वाले डी में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 2 ही थे, ठीक है। या बोलोगे कि 2 है क्योंकि दोनों में 2 थे, और ब्ला 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 व्हाटएवर, ठीक है जी। तो ये आपका हमेशा एक रिपीटेड आंसर होता है, और वो आपने जो ऊपर जो वेरिएबल्स यूज किए होते हैं उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें कम वाले होते हैं वो देख के आपने डिसाइड करने होते हैं। उसके बाद अब आपसे सेकंड सेट ऑफ रीडिंग लेना है, पूरे स्टेप्स वही रिपीट करवा रहे हैं और जी की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो आपके पास 2 जी की वैल्यू आ गई, 2 वोल्टेज की भी वैल्यूज आई हैं और 2 जी की भी वैल्यूज आई हैं। तो आपके पास अब आपसे कह रहे हैं 2 वैल्यूज ऑफ के भी निकालें, तो के वन निकालने के लिए आपके लिए V1/G1 हो जाएगा। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। और K2 निकालने के लिए आपका हो जाएगा V2/G2। तो आपने 2 सेट्स ऑफ रीडिंग ली थी, उससे आपने K निकाल लिया। ये रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई K कांस्टेंट है, और इसका मतलब यही है ना कि V और G आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अच्छा, तो अब आप 2 के की वैल्यूज निकाल लो, दोनों के की वैल्यूज यहाँ पे आपने दे दी, ठीक है। के की 2 वैल्यूज आप निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। उसमें कह रहे हैं इट इज सजेस्टेड कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी के में 5% है। यूजिंग दिस अनसर्टेनिटी एक्सप्लेन वेदर योर रिजल्ट सपोर्ट्स द रिलेशनशिप इन एफ। तो कैम्ब्रिज ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, इसको देख लो। ये रहा, ये लिखा हुआ, रीड दिस प्लीज। To determine whether the relationship containing a constant is supported by experimental data or not, यही पूछा हुआ ना उन्होंने। तो आप कहते हैं कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। सो K1 और K2 का परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, आप निकालते हो कैसे, K1 में से जो भी बड़ी वाली वैल्यू है, K बड़ा वाला, लेट सपोज बड़ा वाला K1 था, छोटा वाला K2 था, तो उसमें से बड़ा वाला जो है वो नीचे भी आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, ठीक है। सो दोनों वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय नीचे बड़ा वाला और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 किया, परसेंटेज डिफरेंस आ गया। अब जो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है उसको आपने कंपेयर करना है इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। अब अगर आपका परसेंटेज डिफरेंस जो है लेट सपोज वो आ रहा है 8% और आप उसको कंपेयर करते हो 5% से, तो आप बोलोगे भाई एक्सपेरिमेंट डेल्टा डज नॉट सपोर्ट द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप। जो ऊपर थ्योरेटिकल रिलेशनशिप दिया हुआ है ये थ्योरी है, और ये है एक्चुअल डेटा, और ये एक्चुअल डेटा है। एक्चुअल डेटा थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर आपकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है लेट सपोज 3% और वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी से कम है,
तो आप बोलोगे जी सपोर्टेड है, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारी थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, ज़बरदस्त, बेहतरीन है। ठीक है, सो ये है सारी कहानी, यहाँ पे आप लिख दोगे। Calculate the percentage uncertainty, calculate the percentage difference, compare this with the given percentage uncertainty, and then give a conclusion based on this comparison. यहाँ गाइड में क्या लिखा हुआ है, इस बात को भी देख लो, कहाँ है? अच्छा, एक दो चीजें इसमें यहाँ पे रिलेशनशिप्स की और काम आ सकती हैं। लेट सपोज अगर कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है, थोड़ा सा इस बात को भी दोबारा याद कर लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? y इज प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब यही होता है, एक तरह से ऊपर वाला ही रिलेशनशिप रिपीट हो गया, y इज इक्वल टू के एक्स। दैट बेसिकली मीन्स कि k जो है वो कांस्टेंट है, और इसका मतलब कि y अपॉन x जो है वो एक कांस्टेंट रेशियो आना चाहिए। तो आप k की दो पर्टिकुलर वैल्यूज निकालो, k1 और k2 निकालो, और फिर उसके वही परसेंटेज डिफरेंस निकाल के करो। अगर हो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो उसमें क्या होता है? उसमें लिखा होता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। उसके अंदर होता है y इज इक्वल टू k अपॉन x। इन दैट केस y मल्टीप्लाई बाय x इज योर कांस्टेंट। सो इस केस में जब आप k1 और k2 निकालोगे तो y और x को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट से निकालोगे इनवर्स प्रोपोर्शन में। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवाइड करके k निकालोगे, और जो k की वैल्यूज है उनका परसेंटेज डिफरेंस आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से कंपेयर करना है, और आपने अपना आंसर दे देना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी पुराने वाले पेपर्स में आपको गिवन नहीं होगी, उसमें शायद इससे कंपैरिजन भी नहीं करना होगा, और बस डायरेक्ट आपने जो है वो देख के आंसर दे देना है। आप एक अपना सेट खुद ही टॉलरेंस बना लेते हो, 5% की, 10% की, 15% की। ठीक है, और उसमें आप बोलते हो कि यार अच्छा 10% से ज्यादा है तो इसकी सपोर्ट नहीं हो रहा, 10% से कम है तो सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पुरानी गाइड है, पुराने वाले पेपर्स पे ज्यादा अप्लाई होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये sensible comment relating to proportionality calculations and to suggest the relation score 1 marks. Incorrect idea score 0. The conclusion based on should be based and stated clearly on candidates calculation. कोई क्लियर कट बात नहीं लिखी हुई, तो मैं बता देता हूँ क्या करना है। सेट क्राइटेरिया जब आपको दिया हुआ है, अब कैम्ब्रिज के अपने उसमें बोला हुआ है, कैम्ब्रिज के अपने लफ्जों में लिखा हुआ है कि अब आपको गिवन परसेंटेज होगी, परसेंटेज अनसर्टनिटी, तो आसान है, आप उससे ही कंपेयर कर लो। सिंपली अपनी परसेंटेज अनसर्टनिटी को उनकी परसेंटेज अनसर्टनिटी से कंपेयर कर लो। अगर नहीं दी हुई उन्होंने तो फिर आप अपने लिए खुद एक सेट क्राइटेरिया बना लो, 5% का, 10% का, 15% का, आपकी अपनी मर्जी है। और आपके क्राइटेरिया से अगर परसेंटेज डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो नॉट सपोर्टेड, अगर कम आ रहा है तो सपोर्टेड। ये होता था पहले पहले कोई परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन नहीं होती थी। पुराने पेपर्स आपने अपने स्कूल में प्रैक्टिस किए होंगे लैब वगैरह में, तो उसमें ये चीज गिवन नहीं होती थी। ये स्पेसिमेन पेपर है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस, मे बी दे विल नाउ गिव यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है सर, फॉर परसेंटेज डिफरेंस इजंट इट के एवरेज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला? आप एवरेज भी डाल सकते हो यार, यहाँ पे के एवरेज डाल दो, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे वैसे। ये लो के एवरेज डाल दो, यहाँ पे आप कह रहे हो एवरेज डालनी है, एवरेज डाल दो। मैं ज़्यादा हमेशा जो है वो नीचे लार्जर वाली वैल्यू ले लेता था, बट इट्स मोर और लेस द सेम थिंग। सो परसेंटेज डिफरेंस अपॉन के एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मुझे तो पेपर 3 खुद किए हुए और करवाए हुए 3-4 साल हो गए, बिकॉज बीच में एग्जाम्शंस आ गई थी, देन देयर वर नो लैब्स इन बिटवीन, एंड देन आई मूव टू ओ लेवल्स IGCSE स्कूल्स। तो अब मैं अभी ए लेवल के बच्चों को एटलीस्ट लैब्स में तो नहीं देख रहा, आई एम ओनली टीचिंग देम थ्योरी। तो मुझे जितनी मैंने कहा था टिप्स पता होंगी, मैं आप लोगों को सारी दे दूंगा अपनी तरफ से। तो होपफुली कुछ काम की बातें पता चल गई होंगी। आई शेयर द गाइड्स विद यू। ठीक है, ये वाली गाइड, ये तो सिलेबस फाइल ही है, ये तो आपके क्लासरूम पे अपलोडेड है। इसके पेज नंबर 35 समथिंग पे जाओगे, वहां से गाइड शुरू हो जाएगी, वहां से आप खुद रीड कर सकते हो कैम्ब्रिज की इंस्ट्रक्शंस। और ये वाली जो गाइड है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। ओके, हो गया, बात समझ में आ गई? चले जी। नहीं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, अभी आपने मर्जी की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी बस टेबल में मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में ही दें फिर सारी, इट्स फाइन। ठीक है, चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। बोलो जी। सर आपको व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजी है। व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजी है, अब क्या है इसमें? सर ये रीडिंग ठीक है? In this experiment, you will investigate the
motion of a container on a wooden board. Measure and record the length W of the shorter side of the wooden board. 0.300, अच्छा 30 सेंटीमीटर आ रही थी एक्चुअल में रीडिंग। अगर एक्चुअल रीडिंग 30 सेंटीमीटर आ रही है और आपने उसको लिख दिया 0.300, तो एक सेकंड समझने दो, आपने 30.0 लिखना होगा, ठीक है। 30.0 लिखना होगा हमसे, 30.0 सेंटीमीटर्स में है और मीटर्स में ये बनती है, हाँ 0.300, सही है। 3 डेसिमल प्लेस ऑफ अ मीटर, परफेक्ट, सही है, नॉट रॉन्ग। सर सेंटीमीटर में तो 30 नहीं आना चाहिए, नहीं 30.0 हमने आना बात चाहिए को ना। करना था। हाँ सर 30, हमने चेंज तो बात को करना था, वो 00 वाला। क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा से बोलो। 30 हमने पॉइंट, सिग्निफिकेंट देखो फिगर मेरी तो बात बात समझो, को मैं चेक लिख के करने थे। बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ। देखो एक सिंपल सी बात को समझना जरा गौर से, एक सेकंड, स्क्रीन गायब हो गई, मैं बता देता हूँ, इस बात को समझ लो। स्क्रीन जो है ना वो शेयर हो गई बेटा। जरा एक सेकंड अपने सामने अपना रूलर उठा के देखो या जो भी करो। आपका जो वो है ना रूलर, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है वो 0.1 सेंटीमीटर की होती है। अली, स्मॉलेस्ट रीडिंग सर रूलर के अंदर क्या होती है? 0.1 0.1। सेंटीमीटर की। तो 30 नहीं लिख सकता, 30.0 लिखना जरूरी है। टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस आपको जाना लाजमी है 1 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। सो आप ये नहीं लिखेंगे 30 लिखेंगे, और फिर उसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30.0 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होके 0.300 बन जाता है, ठीक है। सो अगर सेंटीमीटर में मांगी होती तो आप 30.0 ही लिखते, 30 नहीं लिखते। बात क्लियर है? अच्छा, ग्राफ के स्केल्स, यार ग्राफ के स्केल्स के लिए एक सेकंड में स्क्रीन दोबारा रीशेयर करता हूँ बेटा, फिर बताता हूँ। दाएं, ग्राफ के स्केल्स के लिए मेरे पास में डेटा होना जरूरी है, एंड आई वाजंट रियली मच प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्लास, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैं तुम लोग की P3 की हेल्प मैं करूँगा, बिकॉज लैब वाले जो टीचर्स हैं, आई वाज एक्सपेक्टिंग वहाँ से आपको सारी कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, बट स्टिल मैंने कहा जो जो चीज़ एटलीस्ट मुझे बातें पता है वो मैं आपको बता दूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो जाए फिर बात करते हैं। स्केल का सिनेरियो ये होता है बेटा कि आपके जो टेबल की रीडिंग्स होती हैं, जल्दी से देख लो। जो मैं ट्रिक यूज करता था एज अ स्टूडेंट अपने टाइम, और अपने अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाता था, वो क्या होता था, आपके टेबल में कौन से कॉलम्स आपने प्लॉट करने हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ठीक है। ये आएगा वाई एक्सिस पे, नहीं ये एक्स एक्सिस पे आएगा, ये आ रहा है वाई एक्सिस पे। करना आपने ये होता है कि आप इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी रीडिंग लेते हो, ठीक है। अब आपको मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, आई विल गिव यू एज अ गिव इट टू यू एज अ फॉर्मूला, एंड मे बी यू कैन रिमेंबर इट, मे बी आई कैन टर्न इट इनटू अ फॉर्मूला। आई नेवर रियली रिमेंबर इट एज द फॉर्मूला। जैसे एक्स एक्सिस का स्केल चूज करना है आपने, एक्स एक्सिस का स्केल चूज करना है, तो आप अपने टेबल में से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हो और उसको डिवाइड करते हो बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस एक्स एक्सिस में कितने अवेलेबल होते हैं, हमेशा सेम ग्राफ बना हुआ आता है पेपर के अंदर। कितने बॉक्सेस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा 8 बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं। सो आप इसको हमेशा 8 से डिवाइड कर लेते हो। ये है एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। बाय द वे दिस इज फॉर एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस को देखें तो उसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस शायद 12 अवेलेबल होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस हो तो 8 ले लेना, और वाई एक्सिस हो तो 12 ले लेना। समझ गए टाइम बात मेरी? अच्छा, अभी जरा आगे चलते हैं, इस बात को आगे और देख लेते हैं। क्या करोगे इसके बाद? इससे आपके पास आता है एक परफेक्ट स्केल, इससे आपके पास आता है एक परफेक्ट स्केल विच यू कैन नॉट प्रैक्टिकली यूज ऑन द डायग्राम। वाई? ये जो परफेक्ट स्केल होता है ये बहुत ऑकवर्ड सा होगा, बड़ा अजीब सा होगा। सपोज करो ये वाली वैल्यू मैंने उठाई और ये वाली वैल्यू उठाई, इनको मैं डिवाइड करके जब इनको माइनस करके 8 से डिवाइड करूंगा तो बड़ा वियर्ड सा नंबर आएगा, बहुत ही वियर्ड सा नंबर आएगा। 0 पॉइंट समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, 0.3 आ रहा है, 0.37 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 0.37 तो नहीं रख सकता ना, अब मैं यहाँ पे 0.37 से तो नहीं स्टार्ट हो सकता, बहुत वियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस परफेक्ट स्केल को मैंने रीएडजस्ट करना है, इस परफेक्ट स्केल को करना होता है राउंड ऑफ। सो व्हाट डू आई हैव टू डू? आई हैव टू राउंड ऑफ द परफेक्ट स्केल, बट आई ऑलवेज राउंड इट अप, आई नेवर राउंड डाउन द परफेक्ट स्केल। बिकॉज परफेक्ट स्केल का ये मतलब है, परफेक्ट स्केल का मतलब ये है
कि मैं अपने, मेरा जो ग्राफ है ना एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस के लिए लिया था ना मैंने स्केल, एग्जैक्ट मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा और फाइनल पॉइंट यहाँ पे आएगा। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट। मतलब आपका ग्राफ 100% जो है वो ग्राफ को कवर करे, आपकी जो लाइन है वो 100% ग्रिड को यूज करे। मतलब आपका लिटरली ग्राफ जो है वो ऐसा बने कि यहां से स्टार्ट हो और यहां पे खत्म हो। दिस इज व्हाट विल हैपन विद द परफेक्ट स्केल। ऐसी लाइन बने। अब किसी भी बच्चे की एग्जाम में ऐसी लाइन नहीं बनती, इस तरह की बनती है। तो इसका मतलब अपने उसने अपने स्केल को बढ़ाया है, अपने उसने स्केल को इंक्रीज किया है, स्केल को क्या किया है, राउंड अप किया है। तो परफेक्ट स्केल को आपने राउंड अप करना है, राउंड अप द परफेक्ट स्केल। और ये एक स्केल क्या है, वन बिग बॉक्स की वैल्यू, इतनी वैल्यू जो है, इस चीज की वैल्यू आपको बताई जा रही है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इस इंटरवल की वैल्यू बता रहा हूं। अब इसको आपने राउंड अप करना है, लेकिन आपने इसको डबल से ज्यादा नहीं करना, आपने इसको डबल से ज्यादा कभी भी नहीं करना। तो इसका मतलब ये है 2 और उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसकी क्या वजह है, जब आप परफेक्ट स्केल यूज कर रहे थे, अब इस बात को जरा बहुत गौर से सुनना, व्हेन यू आर यूजिंग द परफेक्ट स्केल, आपका ग्राफ लिटरली 100% ग्रिड को यूज कर रहा था। अब अगर आप इस स्केल को एग्जैक्टली डबल कर दोगे तो आपका एग्जैक्टली 50% स्केल यूज होगा, विच इज ऑब्वियसली टेकिंग अ रिस्क, बिकॉज आपको 50% तो मिनिमम यूज करना है ना। तो अगर आप अपने स्केल को डबल कर देते हो तो आपका 50% स्केल यूज होगा, और अगर आपने स्केल को डबल से ज्यादा यूज कर देते हो तो आपकी 50% से भी कम लाइन यूज होगी, 50% से भी कम पे आएगी आपकी लाइन। तो आपने अपने परफेक्ट स्केल को राउंड अप करना है। लेट सपोज आपका आता है परफेक्ट स्केल फॉर एग्जाम्पल 0.3 पर लार्ज बॉक्स, एक लार्ज बॉक्स 0.3 का आता है। तो क्या आप उसको 0.6 बनाओगे या 0.3 को 1.0 पे लेके जाओगे? नहीं नहीं नहीं। 0.3 का सबसे सेंसिबल राउंड ऑफ करने वाला नंबर क्या बनता है? 0.5 बनता है, क्योंकि 0.3 itself is awkward. This will be awkward. So when you round it up, your goal is to make it a number that is easy to plot, right? इजी स्केल होना चाहिए जिसके अंदर प्लॉटिंग आसान हो, जैसे 2 के मल्टीपल्स में होती है, जैसे 5 के मल्टीपल्स में होती है, जैसे 1 के मल्टीपल्स में होती है, 10 के मल्टीपल्स में होती है। यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। सो राउंड अप करने का मकसद होता है स्केल को आसान और इजी टू रीड बनाना, ताकि वो 2, 5, 10, 1 इसके मल्टीपल्स में हो। तो 0.3 को राउंड अप जब करोगे तो इसको 0.5 तक तो ले जाओ, लेकिन उससे ज्यादा सेंसिबल बनाने के चक्कर में उसको 1.0 तक नहीं लेके जाओगे। सही है? तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बना दिया 0.3 को राउंड ऑफ करके बना दिया 0.5। तो मेरा स्केल अब यहां से स्टार्ट होगा। अब मुझे, अच्छा, अब उसके बाद अब एक स्टेप अभी भी रहता है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5। लेट सपोज मैं अपना ये स्केल पूरा एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है? 3.0, 3.5, 4.0। सो आई डिड दैट। बट इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम यह आएगा कि आपने अज्यूम ये कर लिया कि मैंने 0 से स्टार्ट करना है। Now when you write this down, write it with a pencil, maybe just write it or just revise it in your head with a pencil. Revise it just in your head or maybe write it with a pencil. अब जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या इस रेंज में मेरी सारी रीडिंग्स आ रही हैं टेबल में जो है, या प्लॉट हो सकती हैं इसमें या नहीं हो सकती। उसके अंदर हो सकता है कि आपकी रीडिंग्स यहां से बाहर निकल रही हो, यहां से बाहर निकल रही हो, मतलब आपका ग्राफ यहां से शुरू हो रहा हो और ग्राफ से बाहर जा रहा हो। दैट माइट बी हैपनिंग। सो व्हाट डू यू डू दैट इन दैट व्हाट डू यू डू इन दैट केस? अगर आपकी रीडिंग यहां से स्टार्ट हो रही है, सो सपोज करो मेरी सबसे बड़ी रीडिंग है 1.7 और सबसे छोटी रीडिंग है, लेट सपोज, ऐसी मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं रीडिंग यहाँ ले लेता हूँ 4.8। अब मैं 1.7 से अगर शुरू कर रहा हूँ तो 1.7 कहाँ पे आता है? 1.7 तकरीबन यहाँ कहीं आता है, लेकिन 4 पे मेरा ग्राफ खत्म हो रहा है और मेरी रीडिंग सबसे बड़ी है 4.8, तो मेरा ग्राफ यहां से शुरू होकर लाइन से बाहर निकल जाएगा। दैट ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि मेरा पॉइंट लाइन से बाहर, तो ग्राफ से बाहर तो नहीं जाने चाहिए। तो अब ये जो सारी स्पेस है, ये वाली सारी जो स्पेस है, ये वेस्ट हो रही थी। तो इस पूरे स्केल को उठा के इधर एडजस्ट करने का मतलब ये है कि 0 को आपको गायब करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा फॉल्स ओरिजिन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से कि यार इसको ऐसे करके उठाते हैं यहां से और इसको यूं एडजस्ट कर देते हैं।
अब ये परफेक्ट सिचुएशन बन गई मेरे लिए, because now what I can do is I can say okay, this is 4.5 and this is 5.0 and then this is 5.5. Now my smallest reading is 1.7, which will start from somewhere over here, right? And my largest reading is 4.8, which will end somewhere over here. यहाँ से यहाँ तक मेरा लाइन कवर होगी, मेरा हाफ से ज्यादा ग्राफ भी यूज हो गया, हाफ से ज्यादा ग्राफ भी यूज हो गया, और मेरा फॉल्स ओरिजिन भी लेना अगर मुझे पड़ा तो वो भी मैंने ले लिया, और मेरी लाइन ग्राफ से बाहर भी नहीं जा रही। अब यही चीज आप रिपीट कर दोगे एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए। नाउ मुझे ये बताओ कि किसको ये बात समझ में आ गई, गिव मी अ थम्स अप जिसको ये बात समझ में आ गई है। सारी कहानी सबको समझ में आ गई या नहीं आई? जिस बंदे को ये बात समझ में आ गई मुझे जरा बता दे एक दफा, आई वांट टू नो कितने लोगों को ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। 1 2, 2 लोग कह रहे हैं, 3, ओके, 4, ठीक है। तो आधी क्लास एटलीस्ट कह रही कि ये बात मुझे समझ में आ गई, बाकी आधी भाई बात जो है ना वो मैं अभी रिपीट कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। बट आई वांट यू टू री-वॉच दिस पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, ताकि आपको स्केल वाली बात वहां पे समझ में आ जाए। द ओनली लिमिटेशन राइट नाउ विद मी इज आई डोंट हैव अ सेट ऑफ डेटा टू एक्सप्लेन दिस। अगर मैं जरा बेहतर प्रिपेयर्ड होता तो मैं क्या करता कि मैं एक रियल सेट ऑफ डेटाज वगैरह की कुछ एग्जांपल ले लेता जिससे हम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेटा क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, तो जो उसकी डेटा की वजह से जो है वो आसान हो जाता है एक्सप्लेन करना। डेटा नहीं है इसकी तरह से मैं हवा हवा में सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये है सिचुएशन। एनीवेज चलें, अभी फिलहाल तो टाइम जो है वो खत्म हो गया। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, लेकिन रात तक जो है कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी तो मैं कोशिश करके दोबारा से रख लूँगा क्लास। अभी फिलहाल जो है आई हैव अनदर कपल ऑफ क्लासेस टू टेक, तो अभी मैं जो है वो निकल रहा हूँ, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।